बहुत समय पहले जब भी वैम्पायर का उल्लेख होता था तो लोग तुरंत एक ऐसे प्राणी के बारे में सोचते थे जो हमेशा ऊंचे कॉलर वाला लबादा पहनता है, इंसानों का खून पीने में माहिर होता है और केवल रात में सक्रिय रहता है। लेकिन कहानी का मुख्य पात्र मैं कुछ अलग हूँ। मैं स्टैज नाम का एक सच्चा ओटाकू हूँ। इंसानों का खून पीने या खाने के बजाय मुझे इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें पसंद हैं, खासकर जापानी सामान। मैं खून क्यों नहीं पीता, इसका कारण बहुत आसान है। इंसानों का खून पीना पुरानी बात हो गई है, मुझे ये पसंद नहीं है। वैसे भी आजकल इंसानों की दुनिया में सूरज बहुत तेज है और इंसानों की दुनिया में जाना काफी महंगा भी है। इसके अलावा मैं अंडरवर्ल्ड में एक व्यस्त आदमी हूँ, शायद किसी रेस्टोरेंट का कर्मचारी या कुछ और, लेकिन नहीं, मैं अंडरवर्ल्ड का प्रमुख हूँ, एक बड़े गिरोह का नेता। जैसे ही मैंने सोचा, मेरे दाहिने हाथ ने मुझे बुलाया। मुझे लगा कि उसने वो डीवीडी खरीदी होगी जिसका मैंने आदेश दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ और रोमांचक हो गया। वो एक इंसान लड़की थी। ऐसा लगता है कि वो यहाँ रास्ता भटक गई थी। मेरा दाहिना हाथ नहीं जानता था कि क्या करना है, इसलिए उसने रिपोर्ट किया और उस लड़की को मेरे पास भेज दिया। सिर्फ इंसान लड़की शब्द सुनकर ही मैं स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद मैं होश में आया और जल्दी से अपने दाहिने हाथ को आदेश दिया कि लड़की को सीधे मेरे कमरे में ले आए। इस समय मैं बहुत चिंतित और घबराया हुआ था, क्योंकि ये पहली बार था जब मैं किसी इंसान लड़की से मिला था, और वो भी जापानी। आखिरकार मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि उससे मिलने के लिए क्या पहनूं। फिर मैंने उससे अपनी एनीमे और संगीत दिखाने के लिए कपड़े भी निकाल दिए। कपड़ों का चुनाव भी मेरे सिर में दर्द कर रहा था। इस बीच लड़की को मेरे दाहिने हाथ के गिरोह के घेरे में लिफ्ट से ऊपर ले जाया जा रहा था। जब मैं कपड़ों के साथ उलझा हुआ था, जैसे कि डेट पर जाने की तैयारी कर रहा हूं, तब तक मेरे दाहिने हाथ ने माल को सीधे जगह पर पहुंचा दिया था। जैसे ही मैंने लड़की को देखा, मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा। मेरे साथी भी बस इतना ही कर सकते थे। अब कमरे में केवल 2 लोग थे, लेकिन मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। बाहर मेरे दाहिने हाथ के लोग आपस में बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या मैं अकेला रहना चाहता हूं। लेकिन आज बॉस थोड़ा अलग लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों का तूफान आने वाला है। जब वे बात कर रहे थे, तभी अचानक एक अजीब सा राक्षस इस क्षेत्र में प्रकट हुआ। उसने मेरे दाहिने हाथ के लोगों को वहां से जाने को कहा ताकि वो यहाँ दुकान खोल सके। वो आदमी होश में आया और बोला कि वो नहीं जानता और बॉस से अनुमति लेने आया है। जब उसे पता चला कि बॉस व्यस्त है तो उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया। उसने मुझे बाहर बुलाने के लिए बल का प्रयोग किया। इस दौरान मैं अभी भी लड़की से बात कर रहा था, मुख्य रूप से खेलों के बारे में। बात करते समय मेरे दाहिने हाथ ने चिल्लाकर बुलाया। मैं गुस्से में कुछ शब्द बोला और फिर बेहोश होने का नाटक किया ताकि मैं फोन उठा सकूं। उसके बाद मैंने बातचीत जारी रखी, लेकिन लड़की ने मुझे अपने साथियों की अधिक परवाह करने की याद दिलाई। उसकी कोमल बातें और उसकी चमकीली आंखें मेरे दिल को छू गई, मेरे अंदर के वैम्पायर प्रवृत्ति को जगा दिया। और अब मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए मैं उसे अंत तक बचाऊंगा। मैं कभी भी उसकी मुलायम सफेद गर्दन पर दांत नहीं गाड़ूंगा, और प्यार के कारण मैं वो सब कुछ करूंगा जो वो मांगती है। इस तरह आखिरकार मैं अपने दाहिने हाथ को बचाने के लिए उठने को तैयार हो गया। जब मैं खिड़की से नीचे कूदा, मेरी पीठ के पीछे एक अजीब सी बेल कमरे पर चढ़ रही थी। मुझे आता देख वह आदमी उत्साहित हो गया। वो मुझे फुसलाने लगा और लगातार हमला करने लगा, लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। बस एक कोमल हाथ के इशारे से उसके पास पहुंचा। मैंने उसकी लता को तोड़ दिया। फिर सिर्फ एक साधारण दिल के वार से मैंने अपने अधिकार क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले को खत्म कर दिया। उसके बाद मैं अपने दाहिने हाथ के साथ कमरे में वापस आया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक दृश्य मेरी आंखों के सामने आया जिसने मेरे मुंह से आह निकलवा दी। उस आदमी का बदला हुआ शरीर मेरे कमरे में तड़प रहा था और एक कंकाल गिरा हुआ था। मैं आगे बढ़ा और उस बेल पर जोर से मारा, लेकिन मुझे जो चीज मिली वो उस लड़की के खून से सने कपड़े थे। मुझे खेद था कि मैंने कुछ नहीं किया इससे पहले कि वो सिर्फ एक कंकाल बन जाए। लेकिन फिर वो आदमी बिस्तर की ओर गया। लड़की वहीं थी, लेकिन पूरी तरह से नग्न थी। हम दोनों असहज थे। क्या वो कोई इंसान नहीं था, या क्या वो बेल सिर्फ उसके कपड़े खा रही थी? इस समय मैं लड़की के पास गया और कहा कि अब मुझे उससे कोई वासना महसूस नहीं होती। उस आदमी ने तुरंत महसूस किया कि उसके सामने वाला मर चुका है और एक भूत बन गया है। कंकाल को देखकर मेरे दिल में दुख उमड़ पड़ा। मैंने एक साहसी फैसला किया कि मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा, किसी भी कीमत पर। अब पता चला कि मैं कुछ भी नहीं सोच पाया और बस मंगा पड़ता रहा। शुरुआत में मैं इस लड़की की बहुत परवाह करता था, लेकिन अब मैं उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करता हूँ, यहाँ तक कि उससे चिढ़ता भी हूँ। अभी तक मुझे उसका नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने पूछा इस लड़की का नाम फुयूमी है। लड़की को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा उसे बचाने का इरादा है, इसलिए उसने यकीन करने के लिए फिर से पूछा। जब मैंने उसे जवाब दिया कि मैं उसे बचाने के लिए मंगा पर निर्भर रहूंगा, तब फुयूमी को अपने तरीके खोजने पड़े। अचानक उसे कुछ याद आया। पता चला कि उसे यहाँ आने का रास्ता याद था। उसके बाद फुयूमी मुझे साथ ले गई। जब हम उस जगह पहुंचे तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। ये उच्चतम स्तर का अंतरिक्ष जादू था। ये पहली बार था जब मैंने इसे देखा था। ऐसा कहने के बाद फुयूमी अकेले अंदर जाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। शुरू में मेरा जाने का इरादा नहीं था, लेकिन एक बार देख लेने के बाद खाली हाथ वापस नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने उसके साथ जाने का फैसला किया।
लेकिन मुख्य कारण अभी भी इंसानों की दुनिया के खेल और संगीत थे। लेकिन जाने से पहले मुझे पहले जांच करनी होगी। फिर मैं फुयुमी को एक कैफे में ले गया। वहां की मालकिन 3 आंखों वाली एक लड़की थी और उसका पालतू जानवर भी ऐसा ही था। उसका नाम सती था। मैं उससे ये जांच करवाना चाहता था कि क्या फुयुमी इंसानों की दुनिया में वापस जा सकती है। उसके बाद उसने और उसके पालतू जानवर ने मिलकर एक चमकदार प्रकाश की किरण निकाली। जांच के बाद यह पुष्टि हो गई कि फुयुमी इंसानों की दुनिया में जा सकती है, लेकिन उसे वहां ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि मैं भी वहां जाऊंगा तो सभी घबरा गए। अगर मैं चला गया तो इस क्षेत्र की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। सौभाग्य से उस समय डेकू मेरे रूप में बदलने में सक्षम एक आकृति बदलने वाले सैनिक को लाया था, तो उस भी समस्याओं का समाधान हो गया और सभी ने जाने से पहले मेरे लिए एक विदाई पार्टी आयोजित की। अगले दिन हम दोनों इंसानों की दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन मैं इतना उत्साहित था कि मैं मुख्य उद्देश्य ही भूल गया। जब हम दोनों दरवाजा पार करके पहुंचे तो वो फुयुमी का कमरा था। मुझे थोड़ी निराशा हुई क्योंकि ये बहुत सादा था। मुझे लगा था कि वो कैद में होगी। फुयुमी के दैनिक जीवन के बारे में पूछने के बाद मैंने उसकी स्कूल की स्थिति देखने का फैसला किया। जब वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनकी मुलाकात फुयुमी के पिता से हुई। उन्होंने तुरंत पूछा कि वो कल कहाँ गई थी, वह लड़का कौन था जिसे वो लाई थी और वो कल स्कूल क्यों नहीं गई। फुयुमी भ्रमित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तो मैंने कुछ सीधा उसके पिता के चेहरे पर मारा, जिससे उनका रवैया पूरी तरह बदल गया और वे तुरंत काम पर चले गए। पता चला कि वो दवा मेरे लार से निकलने वाला एक पदार्थ थी जो इंसानों को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन वैम्पायरों पर इसका कोई असर नहीं होता था। उसके बाद वे दोनों स्कूल जाने की तैयारी के लिए बाहर निकले। मैंने उसे याद दिलाया कि चूंकि मैं एक वैम्पायर हूं, इसलिए बाहर जाते समय उसे सावधान रहना चाहिए ताकि किसी का ध्यान आकर्षित न हो। लेकिन इस लड़के की आंखें जो कुछ भी देखती थीं उसके लिए चमक उठती थीं और उसने हर जगह तस्वीरें खींचने के लिए अपना कैमरा निकाल लिया। फुयुमी ने मुझे याद दिलाया कि ऐसा करने से वो उजागर हो सकती है, तो मैंने फिर से वो स्प्रे निकाला और उन सभी जगहों पर स्प्रे किया जहां मैंने गड़बड़ी की थी। इस बीच अंडरवर्ल्ड में मेरा दाहिना हाथ योशिदा मुझसे मिलती जुलती दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। फुयुमी के पास वापसवह कक्षा में बैठी थी। उसका जीवन सामान्य लग रहा था, लेकिन बात करते समय उसे एहसास हुआ कि बाकी सभी की यादें जैसे हिल गई थीं। इसने उसे बाकी सभी से अलग महसूस कराया, इसलिए बाद में वो रो पड़ी और मुझे बताया। लेकिन मैंने उसे दिलासा दिया कि उन स्प्रे की बदौलत सब कुछ नियंत्रण में है। अगर ये स्प्रे नहीं होते तो क्या वो हर किसी से ये कहती कि वो मर चुकी है और अब एक भूत है। लेकिन फुयुमी ने मुझसे कहा कि सभी को सामान्य स्थिति में वापस लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो वो गायब हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं उसके गायब होने पर सहमत हूँ। फिर मैंने उसे अपने शरीर को देखने के लिए कहा। उस समय फुयुमी ने महसूस किया कि उसके पैर गायब हो गए थे, उसके हाथ भी गायब थे। इंसानों की दुनिया में निम्न श्रेणी के वैम्पायरों के लिए यह सामान्य बात है। भले ही पहले जांच में कहा गया था कि फुयुमी ठीक है, स्थिति ने चेतावनी दी थी कि उसे बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैं उसे उसकी गायब होने की इच्छा पूरी करने के लिए अकेला छोड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन अब वो मुझसे विनती कर रही थी क्योंकि मैंने उस समय झूठ बोला था। ये देखकर मैंने अपनी उंगली काट ली ताकि खून बह सके और उसे चाटने के लिए दे दिया। मेरे खून लेने का दृश्य थोड़ा अजीब था। मेरे खून में मौजूद जादू ने उसे अपने हाथ पैर ठीक करने में मदद की, इसलिए जब तक वह पुनर्जीवित नहीं हो जाती मैं उसका रक्त बैंक बन जाऊंगा। उसके बाद मैं चला गया, फुयुमी को अकेले ठीक होने दिया। जाते हुए मैंने अपने शब्दों के बारे में सोचा और मैंने फैसला किया कि अगर मैं उसे बचा सका तो मैं फुयुमी को चूसकर एक लाश बना दूंगा। हालांकि ये सिर्फ एक विचार था, कौन जानता है कि मैं वास्तव में ऐसा करूंगा या नहीं। भले ही यह जगह इंसानों से भरी हुई है, लेकिन जब मैंने फुयुमी से पहली बार मुलाकात की थी तब मुझे जो उत्साह और हलचल महसूस हुई थी वह अब महसूस नहीं होती। शायद उसमें कुछ ऐसा है जो मेरे लिए खास है, इसलिए इस बस से पहले मुझे उसे ठीक करने का तरीका खोजना होगा। एक बार फुयुमी के होश में आने के बाद मैं उसे अंडरवर्ल्ड में वापस ले जाने का फैसला करूंगा। जैसे ही हम फुयुमी के कमरे में लौटे हम दोनों हैरान रह गए जब हमने देखा कि कोई लड़की बिस्तर पर कल्पनाशील रूप से कूद रही है। पता चला कि उसका नाम बेल हेवा उस पोर्टल की मालकिन है और अंतरिक्ष जादू की एक उन्नत उपयोगकर्ता भी है। मुझे लगा कि उसने जानबूझकर मेरे कमरे में पोर्टल रखा है ताकि मुझे यहाँ खींचकर उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके, लेकिन वास्तव में बेल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बस अन्वेषण और खजाना खोजने के लिए कई जगहों पर यात्रा करना चाहती थी और अब वो मुझसे पैसे की मांग करने यहाँ आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बिना अनुमति के पोर्टल से गुजरा था। एक व्यक्ति के लिए पोर्टल पार करने की फीस 30,000 येन है, 2 लोगों के लिए 60,000 येन। ये सुनकर मुझे लगा कि ये बहुत महंगा है, इसलिए उसने मेरे ठिकाने के बारे में जानकारी दूसरे सरदारों को बेचने की धमकी दी ताकि वे इसे हथिया सकें। ये देखकर कि मैं उस पर हमला करने वाला था, बेल ने मुझे सीधे बाहर सड़क पर टेलीपोर्ट कर दिया। फिर उसने फुयुमी को बंधक बनाने का अवसर देखा। आमतौर पर आम लोग डर कर भाग जाते, लेकिन फुयुमी बहुत डरपोक थी, बस कांपती रही। मैं घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा था तभी बेल अचानक मेरे सामने प्रकट हो गई।
मैंने उन दरवाजों पर वार करने की कोशिश की जहां वो प्रकट हुई थी, लेकिन अंतरिक्ष शक्तियों के साथ वह लगातार गायब होती रही, जिससे मैं उसे मार नहीं सका। फिर बेल अचानक एक बंदूक के साथ मेरी पीठ के पीछे दिखाई दी और फुमी को बंधक बना लिया। उसके बाद उसने मुझे एक घर के तहखाने में जाने और वहां से कुछ लाने का आदेश दिया। इस बीच फ्यूमी को एक रहस्य बताने के लिए छोड़ दिया गया जो केवल लड़कियां जानती हैं। इस दौरान मैं नीचे गया और ये देखकर काफी हैरान हुआ कि मनुष्यों की दुनिया में राक्षसों का भी एक क्षेत्र था। उसके बाद दुकान के मालिक मुझे एक कमरे में ले गए। बेल जो रहस्य फ्यूमी को बताने वाली थी वो ये था कि वो पोर्टल को कहीं भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसे चुरा लिया गया था और यहाँ लाया गया था, इसीलिए वो इसे छिपा नहीं सकती थी। इसलिए अगर वो उस व्यक्ति को ढूंढ लेती जिसने ये किया था तो बेल उसे अपना दास बनाकर एक सबक सिखाएगी। इस बीच दुकान के मालिक ने मुझे लूट का सामान दिखाया। फिर जब मेरा ध्यान भटका तो उसने मुझे मार दिया और मुझे चुनौती दी। मैंने इस आदमी को पहचान लिया। ऐसा देखकर वह बूढ़ा आदमी फिर से हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन इस बार उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया था और सिर्फ एक मुक्के से मैंने उसे उड़ा दिया और वो फर्श पर बेजान पड़ा रहा। उसके बाद मैं लूट का सामान बेल के पास वापस ले जाने वाला था, लेकिन वो अचानक प्रकट हुई और कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। पता चला कि उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिए शुरू से ही वह बस मेरी परीक्षा ले रही थी। और अब बेल फ्यूमी के साथ बहुत मिलनसार हो गई है। जब उसे पता चला कि मैं उसे पुनर्जीवित करने का तरीका ढूंढ रहा हूं तो उसने कहा कि एक किताब है जो इसके बारे में लिखती है, जिसे पुनरुत्थान पुस्तक कहा जाता है, लेकिन उसने उसे बेच दिया था। उसने किसे बेचा ये उसे याद नहीं था, लेकिन उसे याद था कि उसे अंडरवर्ल्ड के पश्चिमी भाग में बेचा गया था। पश्चिमी अंडरवर्ल्ड में वहां का नेता एक लोमड़ी आदमी है। वो और उसके लोग हमेशा एक सिद्धांत का पालन करते हैं, जब शब्द बेकार हो जाते हैं तो बल का शासन होता है। मैं सबको बता रहा था कि वहां कैसे पहुंचा जाए, लेकिन बाकी तीनों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेल ने कहा कि मैं लोमड़ी आदमी का दोस्त हूं, इसलिए पूछना आसान होगा, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। अब हम दोनों अलग अलग क्षेत्रों के सरदार हैं, इसलिए ये थोड़ा अजीब है। मैंने बेल से मुझे वहां ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में मैं उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन बेल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मेरे मुक्के को रोका और मुझे वापस अंडरवर्ल्ड में फेंक दिया। एक सरदार होने के नाते इस तरह का अपमान सहना पड़ा, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने अनुयायी को पश्चिमी अंडरवर्ल्ड तक ले जाऊंगा। डेको का काम टैक्सी बुलाना था। पता चला कि यहाँ टैक्सी 2 राक्षसों द्वारा खींचे जाने वाले वाहन हैं। ये चीजें बहुत तेजी से चलती हैं, लेकिन भुगतान बहुत धीरे धीरे होता है। सब कुछ बताए जाने के बाद हर कोई गाड़ी में बैठ गया। फुयुमी शायद आदी नहीं थी, इसलिए थोड़ी उदास थी। 3 आंखों वाला सत्या का जानवर डर रहा था कि वह उसकी गंदगी में पूरी तरह से ढक जाएगा। मैंने उसे आदेश दिया कि वो अपनी आंखों का उपयोग करके रास्ता देखे और दूसरे सरदारों के क्षेत्रों से बचे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए मैं उसे गंदगी में नहाने की धमकी देने वाला था। ये सुनकर वो डर गया और आखिरकार उसने रास्ता देखने के लिए अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल किया। अचानक उसने किसी को सामने से आते हुए देखा और गाड़ी लगभग उससे टकराने वाली थी। कितने संयोग की बात है, वह पश्चिमी अंडरवर्ल्ड का सरदार लोमड़ी आदमी और उसका छोटा भाई था। उनका समूह भी टैक्सी पकड़ने वाला था, लेकिन ये देखकर कि गाड़ी उनकी ओर बिना रुके आ रही थी, सरदार आगे बढ़ा और उसने गाड़ी पर तलवार से हमला कर दिया। सौभाग्य से मैंने सबको अंदर ले लिया था और कूदकर बाहर निकल गया था। उसके बाद दोनों सरदार आपस में हाथ मिलाकर एक दूसरे से भिड़ गए। ऐसा लग रहा था कि वे मुक्कों से अभिवादन करेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह केवल एक विनम्र हाथ मिलाना था। छोटा भाई चकित था, क्योंकि उसने कभी अपने बॉस को इतना खुश नहीं देखा था। जल्द ही मैंने उस चीज का उल्लेख किया जिसकी मुझे मदद चाहिए थी, वह थी पुनरुत्थान पुस्तक ढूंढना। लेकिन वुल्फ मुफ्त में काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने वही पुराना तरीका अपनाने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अगर मैं जीतता हूं तो वुल्फ को पुस्तक खोजने में मेरी मदद करनी होगी, लेकिन अगर वुल्फ जीतता है तो मैं फुयुमी को उसे सौंप दूंगा। ये देखकर वुल्फ फुयुमी की जांच करने के लिए आगे बढ़ा, भले ही वो उसका प्रकार नहीं थी। अगर मौका दिया जाए तो केवल एक मूर्ख ही मना करेगा। प्रतियोगिता जो एक गंभीर लड़ाई लग रही थी, वो वास्तव में बॉलिंग निकली। उस खेल में मुझे यकीन था कि मैं जीतूंगा। मेरा वंश लंबी दूरी के जादू में माहिर है, इसलिए मैं आसानी से बॉलिंग गेंद को नियंत्रित करके सब कुछ गिरा सकता हूं। बल्कि वुल्फ का वंश निकट दूरी के शारीरिक जादू के साथ नुकसान में होगा। लेकिन एक राक्षस की गणना गलत साबित हुई और वो अंक हासिल नहीं कर सका। वुल्फ ने मुझे बॉक्सिंग लड़ने के लिए आमंत्रित किया। ये मेरे लिए एक असमान लड़ाई लग रही थी, लेकिन फुयुमी के लिए मैं हारूंगा नहीं। इस समय रिंगमैन वुल्फ मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने वहां नहीं था। इसके बजाय फुयुमी स्विमसूट पहने हुए और एक लाइफगार्ड की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी। जिस पल वुल्फ ने उसे दिखा, उसकी नाक से खून बहने लगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरे दोस्त ने एक पलक झपकते ही कर दिया था। वुल्फ को वो बहुत प्यारी लगी, जैसे कोई छोटा पिल्ला, जिससे उसे अंदर ही अंदर जाने की इच्छा हुई। तो दोनों जीतने के लिए और भी दृढ़ थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, दोनों ने उग्र मुक्कों से एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन शारीरिक शक्ति वुल्फ का लाभ थी, इसलिए थोड़े समय बाद उसने मुझे नॉकआउट कर दिया और मैं गिर गया। सौभाग्य से मैं अंतिम सेकंड में राक्षस के पुनर्जीवन कौशल के कारण खड़ा हो सका। यह देखकर वुल्फ मुझे तब तक मारने वाला था जब तक कि मैं ठीक नहीं हो सकता था और लगातार हमला करता रहा।
मेरे साथी चिंतित थे कि मैं जल्द ही अपनी सारी ऊर्जा खो दूंगा और रिंग में मर जाऊंगा, लेकिन एक आश्चर्य हुआ। मुक्कों की एक श्रृंखला के बाद वुल्फ अचानक लड़खड़ा गया और फिनिशिंग मूव के लिए तैयार हो गया, जैसे कि वो गिरने वाला हो। फिर उसे एहसास हुआ कि एक राक्षस का नुकीला दांत उसके कंधे से चिपका हुआ था। पता चला कि शुरू से ही मैंने उसे एक बार काट लिया था और वो नुकीला दांत उसकी ऊर्जा चूस रहा था। जैसे ही वुल्फ ने हमला किया, उसने उतनी ही अधिक शक्ति खो दी, जिसका अर्थ था कि मुझे लगी सभी चोटें वास्तव में बेकार थीं। जैसे ही वुल्फ कमजोर होता गया, मैंने उस मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ा, एक मुक्का मारा और वुल्फ को हराने के लिए एक निर्णायक छड़ी से समाप्त किया। उस छड़ी से हर कोई इतना हैरान था कि रेफरी ने भी गिनना बंद कर दिया। सौभाग्य से वुल्फ अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने अपनी इक्का दुक्का चाल चली, मेरे साथ निष्पक्ष रूप से लड़ने के लिए वेयरवॉल्फ रूप में बदल गया, लेकिन अंतिम प्रहार करने से पहले उसने मुंह खोल दिया। वुल्फ के कौशल और चालों ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैंने लगभग अपना दिल निचोड़ लिया, लेकिन वुल्फ बात करता रहा, जिससे मैं और भी गुस्से में आ गया। सौभाग्य से फ्यूमी आगे बढ़ी और उसे जगाने के लिए एक थप्पड़ मारा। अगर ऐसा नहीं होता तो एक वास्तविक सरदार मारा जाता। उसके बाद उसने दोनों से कहा कि चूंकि वे दोस्त हैं, इसलिए उसे लेकर उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, और वो रोने लगी। उस महत्वपूर्ण क्षण मेम्बेल प्रकट हुई, एक पोर्टल खोला और सभी को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया ताकि वे आसानी से बात कर सकें। कहीं और वुल्फ, और मैंने महसूस किया कि इस सब के पीछे बेल थी। उसने वो किताब वहां रखी थी और उसने बॉलिंग को बॉक्सिंग में बदल दिया था। उसके बाद वह प्रकट हुई और मुझे किताब दे दी। पता चला कि उसने इसे लंबे समय तक अपने पास रखा था और मुझसे झूठ बोला था। हम सभी ने इसे अध्ययन करने के लिए खोला, लेकिन कुछ ही सेकंड में हम सभी ने एक ही बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हम कुछ भी नहीं समझते हैं। बेल भी उठी और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सामग्री पूरी तरह से निरर्थक और भ्रमित करने वाली थी। 3 आंखों वाले जानवर ने अनुमान लगाया कि किताब कोड भाषा में लिखी गई है। उनका काम कीवर्ड ढूंढना और उन्हें क्रमबद्ध करना है, या किसी को उन्हें डिक्रिप्ट करने के लिए ढूंढना है। सबसे तेज डिक्रिप्टर निश्चित रूप से इस किताब का लेखक होगा, लेकिन जब मैंने लेखक का नाम देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। पता चला कि लेखक मेरा बड़ा भाई था। उसका नाम ब्रास था, एक कुलीन राक्षस जो अंडरवर्ल्ड के ऊपरी क्षेत्र में रहता था, जिसे अपर अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। हर कोई अजीब महसूस कर रहा था क्योंकि वो व्यक्ति था जिसे मैं जानता था, लेकिन जब मेरे भाई का नाम आया तो मैं कांप गया। भाई से मिलना निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे केवल मैं ही संभाल सकता था, क्योंकि वो अपर अंडरवर्ल्ड था जो केवल कुलीन और उच्च श्रेणी के राक्षसों के लिए था। आम राक्षसों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मैं अनिच्छुक था और जाना नहीं चाहता था। ये देखकर वुल्फ अपने दोस्त के सामने एक और दृढ़ संकल्प को सहन नहीं कर सका। पहले वह मजाक कर रहा था, उसने एक लड़की के लिए अपने दोस्त को लगभग मार डाला था, और अब वो अपने बेकार भाई के सामने कांप रहा था। ये सुनकर मैंने चुपचाप सहमति व्यक्त की है, स्वीकार करते हुए कि मुझे वहां जाना होगा। इस बार बेल ने मुझे वहां ले जाने से इनकार कर दिया। एक बार फिर वुल्फ को मौका मिला। उसने बेल पर चिल्लाया, जिससे वो केवल सहमति देने के अलावा कुछ नहीं कह सकी। छोटा भाई और फ्यूमी सदमे में चुप हो गए, क्योंकि ये आदमी बहुत बदमाश था। बेल ने पोर्टल बनाना शुरू ही किया था। यह पूरी तरह से जुड़ा नहीं था कि वुल्फ ने मेरे दोस्त को उसमें धकेल दिया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं बेल के निजी कमरे में पहुंचा। उन दोनों के जाने के बाद वुल्फ और छोटा भाई फ्यूमी के लिए भोजन और कपड़े खरीदने गए, जबकि मैंने बेल के कमरे में स्नान किया। उसके बाद बेल की बारी थी स्नान करने की, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे कि बेल मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही हो। वुल्फ की तरफ से 3 आंखों वाले जानवर ने खुद से पूछा कि वुल्फ, जो एक उच्च जाति के दानव कबीले से था, स्वर्ग से क्यों भाग गया। लेकिन वास्तव में वह एक संकर था, एक वेयरवॉल्फ और एक अजीब दानव कबीले का उत्पाद ही कारण है कि उसे बाहर निकाल दिया गया था। ये सुनकर 3 आंखों वाले जानवर ने कहानी सुनाई कि कैसे त्यागा हुआ वेयरवॉल्फ एक महान दानव कबीला बनने के लिए लॉर्ड्स को जीतने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके माता पिता उसे स्वीकार कर सके। फ्यूमिया कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने मेरा पूरा समर्थन करने का वादा किया। बेल के नहाने के बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और मुझे फुसलाने की कोशिश की। ये देखकर मैं घबरा गया, जल्दी से पीछे हट गया और उससे पूछा कि वो वास्तव में क्या चाहती है। ये देखकर बेल ने सच बताया। उसने कहा कि उसने मेरे अंदर एक बड़ी शक्ति को दबा हुआ महसूस किया और वो उसे देखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह शक्ति मेरे भाई ने सील कर दी थी। भाई का उल्लेख करने से मेरे भयानक बचपन के अनुभव मुझ पर हावी हो गए। बेल ने मुझे तब तक बुलाया जब तक मैं होश में नहीं आया। जब मुझसे पूछा गया कि मेरा जादू क्यों सील कर दिया गया, तो मैंने बताया कि मेरे भाई ने उस शक्ति को छीनने के लिए मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरे भाई द्वारा सोचे गए सभी प्रकार के जहर या अजीब प्रयोग उसने मुझ पर तब तक आजमाए जब तक कि एक दिन उसने घोषणा नहीं की कि प्रयोग सफल रहा और मेरी शक्ति को सीमित करने के लिए मेरे दिल में गोली मार दी, और उस गोली को केवल ब्रास ही हटा सकता था। बात करते समय मैंने देखा कि बेल फोन पर खाना ऑर्डर कर रही थी, जिससे मेरी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और मैंने उत्सुकता से पूछा कि वो क्या है और खेलने के लिए उधार मांगा। बेल ने महसूस किया कि मैं एक बेवकूफ हूँ और शायद उसने मेरा जादू नहीं चुराया। हालांकि मुझ में अपार शक्ति है, लेकिन अगर मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता तो ये खतरनाक नहीं है। फिर भी बेल वास्तव में उस शक्ति को देखना चाहती थी। वो इसकी खोज करना चाहती थी क्योंकि वो एक सच्ची खजाना शिकारी थी। उसके बाद रात के खाने पर बेल ने मेरी आंखें खोली और मुझे सुशी खिलाई।
पहली बार इसका स्वाद लेते हुए मैं थोड़ा भ्रमित था। मुझे लगा कि ये कन्वेयर बेल्ट पर चलेगी। एक और खाने के बाद मैंने तुरंत बेल को एक अच्छा इंसान बताया, केवल खाने की वजह से बहुत जल्दी आंकलन किया। वुल्फ की तरफ वे भी खा रहे थे, लेकिन फुयूमी इतनी चिंतित थी कि उसने मेज पोश को चबाना शुरू कर दिया और अचानक नीचे गिर गई। इसलिए वुल्फ को उसे बिस्तर पर ले जाना पड़ा, लेकिन उसकी पीठ पर कुछ अजीब महसूस हुआ। फिर 3 आंखों वाला जानवर घबरा गया जब उसने देखा कि फुयूमी के पैर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अगले दिन बेल मुझे महल तक ले गई, लेकिन ये अभी भी बहुत दूर था। मुझे देखकर ही वो चली गई। उसके बाद मैं धीरे धीरे चुपके से चलने लगा, क्योंकि अगर मेरे भाई और किसी और ने मुझे देख लिया तो ये बहुत बुरा होगा। जैसे ही उसने कहा, कहीं से एक छड़ी उड़कर आई। पता चला कि वो मेरी बहन लिज थी। इस बीच वुल्फ फुयूमी को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा था। उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके शरीर का विशेषज्ञ हो। एक व्यक्ति था जो दानव कबीले के शरीर के बारे में बहुत कुछ जानता था। भले ही उस पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन वो उन्हें कुछ जानकारी दे सकता था। वो वैज्ञानिक क्षेत्र में एक आदमी था। उसका नाम फ्रैंकन था। वो आदमी वास्तव में पागल हो गया था। एक असफल व्यक्ति का इलाज करते हुए वह बड़बड़ाता रहा और उसे एक बमेक स्थायी विश्राम के लिए एक टिकट दिया। मेरी तरफ से मैं अपनी बहन की छड़ी की लड़ाई से जूझ रहा था या नहीं जानता था कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, यहाँ तक कि मुझे भाई के रूप में भी स्वीकार नहीं करती थी। पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उनके बड़े भाई का अपमान करने की हिम्मत की थी, जिसका लिज बहुत सम्मान करती थी। और इस प्रकार वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, वह दिन जब वह अपनी छड़ी का उपयोग करके मुझे शर्मनाक तरीके से खत्म कर सकती थी। ये कहने के बाद उसने अपनी छड़ी नीचे मारी, एक मंत्र बनाया जिसने एक विशाल पत्थर को बुलाया, जिसने मुझे नरक के सबसे बुरे जेलों में से एक में फेंक दिया। इस जगह को लिज का खिलौना बॉक्स कहा जाता था। पुनरुत्थान जादू के बारे में पूछने और अब उस गोली को वापस पाने के लिए अपने भाई से मिलने जाना मेरे लिए असंभव लग रहा था। इस समय वुल्फ फुयूमी को फ्रैंकन के पास जांच के लिए ले गया था, जबकि मैं कॉलर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये झुक भी नहीं रहा था। टूटने की तो बात ही दूर थी। फिर कोठरी के पीछे की मूर्ति पर एक बटन ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। आसपास के कैदियों ने मुझे इसे दबाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, वे खुशी से चिल्ला पड़े। जेल के पीछे की मूर्ति खुली, जिससे एक अखाड़ा खुल गया जहां कैदी स्वतंत्रता जीतने के लिए जेल के लड़ाकों के खिलाफ लड़ते थे। वे लड़ाके बेहद डरावने थे, इतने शक्तिशाली कि एक सरगना के रूप में मैं भी बिना किसी को छुए हार गया था। लड़ाई के बाद वे मेरा शरीर वापस ले आए और मुझे वापस कोठरी में फेंक दिया। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो शायद मैं फुयूमी को पुनर्जीवित करने से पहले ही मर जाऊंगा। फुयूमी के लिए फ्रैंकन उसकी सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। उसने कहा कि उसके शरीर में दानव कबीले की शक्ति के अलावा एक और दानव कबीले की शक्ति मौजूद थी, विशेष रूप से एक वेयरवॉल्फ की। क्या मैंने उसे सचमुच खा लिया? वुल्फ और 3 आंखों वाले जानवर भ्रमित थे या नहीं जानते थे कि फुयूमी का शरीर नर है या मादा, लेकिन वास्तव में वह बस वेयरवॉल्फ जादू रखती थी। सामान्य तौर पर प्रत्येक कबीला नरक से राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करता है और अपनी अनूठी शक्ति बनाता है, लेकिन फुयूमी के मामले में उसके अंदर 2 राक्षसी ऊर्जा स्रोत थे। वे आपस में मिल गए, जिससे उसके पैर गायब हो गए। सरल शब्दों में कहें तो एक सामान्य दानव कबीले के शरीर के लिए यह बहुत अधिक था। वेयरवॉल्फ की शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि फुयूमी वास्तव में उस शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम थी। यदि ठीक से इलाज किया जाए तो वो वेयरवॉल्फ शक्ति को स्वयं नियंत्रित करने में भी सक्षम हो सकती है। मेरी ओर लौटते हुए मैं ज़ोंबी सेनानियों के साथ लगातार लड़ रहा था, जबकि लिज आराम से चाय पी रही थी। अचानक मेरे भाई ब्राज प्रकट हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहन कुछ छिपा रही थी। पूछने के बाद उन्हें पता चला कि एक घुसपैठिया था, लेकिन लिज ने उसे मारने के बजाय जेल में फेंक दिया। ब्राज बहुत भ्रमित था कि छोटी लड़की ने ऐसा क्यों किया और पूछता रहा। अचानक एक शिक्षक ने बताया कि नया कैदी बेहद आज्ञाकारी था। उन्होंने उसे कितना भी पीटा हो वह हार नहीं मानता था। ये सुनकर ब्राज उत्सुक हो गया और देखना चाहता था। इस बीच वुल्फ ये मानने को तैयार नहीं था कि फ्यूमी को बचाने का एकमात्र तरीका मुझे मारना था। सीधे शब्दों में कहें तो फ्यूमी अब एक भूतिया अवस्था में थी। अगर उसने उस व्यक्ति को खा लिया जिसने उसे वो शक्ति दी थी तो वो वेयरवॉल्फ बन सकती थी। लेकिन सुनकर वुल्फ और भी गुस्सा हो गया। फ्रैंकन का कॉलर पकड़कर उसने जवाब की मांग की। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं अपनी जादू के बिना मर जाऊंगा। लेकिन फ्रैंकन ने तर्क दिया कि मैं अभी भी फ्यूमी में रहूंगा। मेरी ओर लौटते हुए मेरा भाई मुझसे मिलने आया। मैं 10 बार पीटने के बाद मौत के कगार पर था। ये देखकर ब्राज ने मुझे बचाया, लेकिन वे गोलियां मेरी जादू की गोलियां थीं। उन्होंने मेरी राक्षसी शक्ति को बहाल कर दिया। हालांकि उन्होंने मुझे घायल किया, लेकिन मेरा वेयरवॉल्फ शरीर जल्द ही ठीक हो जाएगा। ज़ोंबी रन डर गए जब उन्हें एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने 10 बार पीटा था वह उनके 2 स्वामियों का बड़ा भाई था। मेरी तरफ से पुनरुत्थान की किताब को बाहर निकालने के बाद मैंने उसकी सामग्री के बारे में पूछा। वुल्फ की तरफ से वह भ्रमित था या नहीं जानता था कि किसे चुनना है। जब बेल आई तो उसने कहा कि फ्रैंकन ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। फुयूमी को बचाने के और भी तरीके थे। ये सुनकर ही वुल्फ गुस्से से पागल हो गया। उसने फ्रैंकन को जमीन पर गिरा दिया और धमकी दी कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो उसे पीट डालेगा। इस बीच जब मैंने स्पष्टीकरण के लिए पूछा तो ब्राज ने मुझे मना कर दिया।
कारण ये था कि अगर वो मुझे बताता तो उसे क्या फायदा होता। लेकिन उनकी बातचीत सुनकर यह देखा जा सकता था कि वो उतना दुष्ट और बुरा नहीं था जितना मैंने वर्णन किया था। ब्राज को लिज के साथ खुशी से बात करते देख बच्ची ईर्ष्या करने लगी। वो गुस्से में आ गई और 2 ज़ोंबी को जलाकर राख कर दिया। उसने कहा कि चूंकि मैं कबीले को नहीं हरा सकता था, इसलिए वो मुझे अपने जैसा उच्च जाति का दानव नहीं मानेगी। लेकिन ब्राज ने विरोध किया क्योंकि मेरे गले की नस में बहने वाला खून शुद्ध वेयरवॉल्फ का खून था, जिसका मतलब था कि मैं उससे ज्यादा मजबूत था। भले ही ये भी गलत था क्योंकि मेरी शक्ति केवल सील थी और अगर इसे मुक्त किया गया तो ये लिज से कई गुना आगे निकल जाएगा। ये सुनकर लड़की गुस्से में आ गई और दोनों पर हमला कर दिया। लिज को लगा कि अगर मैं चला गया तो ब्राज छोटी लड़की पर ज्यादा ध्यान देगा, लेकिन उन्होंने कभी भी वास्तव में छोटी लड़की पर ध्यान नहीं दिया। वे मेरी पुरानी तस्वीरें देख रहे थे, अभी नहीं जानते थे कि मेरी बहन को क्या पसंद है या नापसंद है। स्पष्ट रूप से यहाँ एक पूर्वाग्रह था। मैंने कहा कि केवल ऐसे मूर्खतापूर्ण कारणों से मेरी बहन ने कार्रवाई की, मुझे सीधे जेल में फेंक दिया। लिज चिल्लाई कि मैं छोटी लड़की की भावनाओं को नहीं समझ सकता। लेकिन क्या लिज ने कभी मेरी भावनाओं को समझा है? उसके बाद ब्राज मेरी मांग मानने के लिए सहमत हो गया, लेकिन बदले में वह भी मुझसे कुछ चाहता था। दूसरी तरफ वुल्फ ने आखिरकार फ्रैंकन को सच्चाई बताने के लिए मजबूर कर दिया। पता चला कि उसने अपने निजी उद्देश्यों के लिए वो सब कहने की कोशिश की थी। उसने वास्तव में एक राक्षस बनाया था और संयोग से यह वही समस्या थी जिसके लिए ब्राज ने मुझसे मदद मांगी थी। नरक में 3 दिन पहले अकीम नाम का एक कृत्रिम दानव बनाया गया था। यह फ्रैंकन का एक काम था जिसने एक सुपर दानव बनाने के लिए अन्य कबीलों के शरीर के अंगों को एक साथ जोड़ा था। उसके बाद वह अनुसंधान सुविधा से भाग गया और घोषणा की कि वो अपने लिए उपयुक्त शक्तिशाली शरीर के अंगों की तलाश करेगा। फ्रैंकन के उसे रोकने से पहले ही इस प्राणी ने अंतरिक्ष जादू का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। इसलिए वुल्फ और मुझे इस कृत्रिम दानव को पकड़ने का काम सौंपा गया। उसके बाद ब्राज ने बताया कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास अपार जादुई शक्ति थी। मैं 5 मीटर त्रिज्या वाले एक विशाल पत्थर को एक गेंद के आकार में संपीड़ित करने में भी सक्षम था, लेकिन हर बार उपयोग का परिणाम ये होता था कि मैं बेहोश हो जाता था और अगर ये जारी रहा तो मैं किसी भी समय मर सकता था। उसको रोकने के लिए ब्राज को मेरी शक्ति को सीमित करने के लिए मेरे दिल में एक सीधी गोली चलानी पड़ी। लेकिन अब ब्राज को विश्वास है कि मैं उस शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूं और उसका उपयोग कृत्रिम दानव को खत्म करने के लिए कर सकता हूं। मेरी अवरुद्ध शक्ति के मुक्त होने के साथ मैं उन 2 ज़ॉम्बीज़ को आसानी से उड़ा सकता हूं जिन्होंने कभी मुझे कुचल दिया था। अपनी शक्ति वापस पाने में मुझे खुशी हो रही है। कृत्रिम दानव मेरे लंबे समय से अवरुद्ध शक्ति का परीक्षण करने के लिए एकदम सही प्रतिद्वंद्वी है। मेरे भाई ब्राज को उम्मीद है कि मैं इसे हराने में सफल हो सकता हूँ। उसके बाद ब्राज मुझे बताएगा कि जीवित मनुष्यों को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। इस समय वुल्फ उस परेशान कृत्रिम प्राणी का सामना कर रहा है। वह लगातार उसे एक अंतरिक्ष अंगूठी से हमला कर रहा है। वुल्फ ने तुरंत पलटवार किया और उसकी बांह तोड़ दी। फिर भी किसी तरह वह घूमने और उस मूर्ति पर एक अंगूठी दागने में कामयाब रहा। उसके अंग किसी भी चीज से अलग नहीं थे जो जादू से नियंत्रित होते थे, इनकी हड्डियों या तंत्रिकाओं से। उसका असली शरीर एक आत्मा है जो इस खोल को नियंत्रित कर रही है। वुल्फ के पास खुद को एक भेड़िया रूप में बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था ताकि वो उससे पूरी ताकत से लड़ सके, भले ही उसके पास उस परिवर्तन रूप में केवल 3 मिनट हो। इस बीच बेल और फ्रैंकन अपनी निजी गुप्त बातचीत कर रहे हैं। बेल जानती है कि फ्रैंकन वुल्फ के हारने का इंतजार कर रहा है ताकि वो बिना किसी रुकावट के अकीम के खिलौने को ठीक कर सके। अपने अवलोकन से बेल भी अच्छी तरह से जानती है कि फ्रैंकन को पता है कि कृत्रिम प्राणी अकीम अंतरिक्ष जादू का उपयोग कर सकता है। उसने तुरंत फ्रैंकन से वो सब कुछ बताने की मांग की जो वो जानता था। वुल्फ का समय समाप्त होने से पहले उसने अकीम को 3 टुकड़ों में काट दिया था, लेकिन जाहिर है उस हमले का कोई असर नहीं हुआ। अकीम ने जल्दी से बिखरे हुए शरीर के अंगों को इकट्ठा किया और उन्हें फिर से जोड़ लिया। मैं वुल्फ के परिवर्तन समय के समाप्त होते ही दिखाई दिया और लड़ाई जारी रखी। हम 2 युवा जो अभी मिले थे उन्होंने तुरंत अकीम को एक तरफ धकेल दिया और आपस में बहस करना शुरू कर दिया। अकीम को अपमानित महसूस हुआ और उसने तुरंत हम दोनों पर हमला कर दिया। बेल ने फुयुमी और नेवले को वुल्फ की लड़ाई देखने के लिए एक बड़ी स्क्रीन खोली। वो थोड़ी भ्रमित थी कि वुल्फ इतनी जल्दी मनुष्य रूप में क्यों लौट आया। मैंने कुछ चालें दिखाई और वुल्फ मुझ पर इतना भरोसा करने लगा कि उसने अकीम को मेरे हवाले कर दिया। मैं अकेले ही इस परेशानी को संभाल सकता था। हमारी लड़ाई से आसमान हिल गया। मैंने एक एनिमे शैली में एक अजीब मुद्रा बनाई सोन गोकू की काई केन चाल को पकड़ने की कोशिश की ताकि अकीम को उड़ाया जा सके, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रहार कर पाता अकीम ने मुझे एक मुक्के से जमीन पर गिरा दिया, जिससे मैं जमीन पर लुढ़क गया। मेरी सभी अजीब हरकतों के साथ मुझे वास्तव में एक तृतीय श्रेणी का योद्धा कहा जाना चाहिए। इस घटिया गपशप ने मुझे वास्तव में क्रोधित कर दिया। काई केन उस सबसे मजबूत आदमी से संबंधित है जिसे मैं दुनिया में सम्मानित करता हूँ। अकीम को इसका अनादर करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उसे उस श्रेष्ठ तकनीक से मार डालूंगा जिसे उस आदमी ने बनाया है, जिसे अकीम ने 3रे दर्जे का कहा था। ये सुनकर ही अकीम का पूरा शरीर उत्साह से कांप उठा। उसका मुंह खुला रह गया जैसे उसका शरीर बदल गया हो। मेरी शक्ति ब्राज की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। मैं दुश्मन का काल बनने के योग्य था। मेरे चारों ओर शक्ति का बवंडर घूमता हुआ देखकर पता चल गया कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा।
जल्द ही मैंने अकीम को उसकी पलक झपकने से पहले सैकड़ों टुकड़ों में काट दिया था। अकीम ने अपने शरीर की सारी जादुई शक्ति का उपयोग कर लिया था और अब वो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे अनुमति नहीं दी उसे उठने और लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूर किया। मैं उसे अपनी विशिष्ट चाल के तहत मरने वाला था। मैंने अपना हाथ उठाया और अकीम के दिल को मुट्ठी में भींच लिया। राक्षस का शरीर जल्दी से राख के ढेर में पिघल गया। लड़ाई खत्म होने के बाद वुल्फ अचानक मुझसे लड़ने के लिए मेरे पास आया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बेल ने मेरे द्वारा उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने से पहले ही फ्रैंकन के लिए अंतरिक्ष जादू का उपयोग करके अकीम के शरीर के अंगों को इकट्ठा कर लिया था। वास्तव में अकीम की अंतरिक्ष शक्ति केवल एक नकल थी, बेल की असली थी। बेल जानना चाहती थी कि फ्रैंकन ने अकीम को बनाने के लिए किस दानव का इस्तेमाल किया था। इससे पहले जब फ्रैंकन की रिसर्च अटक गई थी तो वह अकीम के शरीर को एक साथ रखने के लिए कोई हिस्सा नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि वे अनियंत्रित रूप से अलग हो रहे थे। उसी समय उसे एक रहस्यमय व्यक्ति से एक उपहार मिला। डिब्बे के अंदर एक अंतरिक्ष जादू का उपयोग करने वाले व्यक्ति का शरीर था। बेल उस व्यक्ति का नाम जानना चाहती थी जिसने उसकी जादुई शक्ति चुराई थी, लेकिन फ्रैंकन कुछ नहीं जानता था। तभी ब्राज और लिज आए। वो ये बताने आए थे कि फ्रैंकन और अकीम को नरक के संतुलन को बिगाड़ने के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा। लिज लंबे समय से उन दोनों को दंडित करने की कामना कर रही थी, लेकिन इस बार ब्राज केवल चेतावनी देने आया था। आदेश मिलते ही लिज तुरंत उन दोनों को सजा देने के लिए दौड़ पड़ी। इस बीच वुल्फ और मैं लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे। वुल्फ को मेरे हाथों बुरी तरह मार पड़ रही थी। जब से उसका जन्म हुआ वुल्फ हमेशा फुयुमी के लिए लड़ा, लेकिन मैंने उसे कभी भी उसके लिए लड़ते हुए नहीं देखा। वुल्फ कुछ नहीं बोला, बस उपहास में मुस्कुराया। जब मैं पहली बार आसमान से नीचे गिरा तो मैं वुल्फ से मिला। उसने मुझे बांध दिया और मेरे 18 जन्मों के लिए पैसे के लिए पूछताछ की। दुर्भाग्य से मैं पूरी तरह से गरीब था। वुल्फ ने प्रस्ताव दिया कि हम एक एक हाथ की लड़ाई करें और अगर मैं हार गया तो मैं उसका दास बन जाऊंगा। अजीब बात है, कुछ ही वार के बाद मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। वुल्फ मेरे प्रतिद्वंद्वी के आसानी से हार मानने से नाराज था। स्पष्ट रूप से जो आदमी आसमान से गिरा वो एक उच्च श्रेणी का दानव था। फिर भी इस उच्च श्रेणी के दानव ने इतनी आसानी से हार मान ली। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं वुल्फ को मारना नहीं चाहता था। वुल्फ हमेशा सोचता था कि वो मजबूत है और एक संकर होने के बावजूद भी उसने कभी इतना अंतर महसूस नहीं किया था। हालांकि मेरी बातों ने उसे आहत, कमजोर और नाजुक महसूस कराया। मेरी शक्ति अवरुद्ध होने पर भी वुल्फ मुझसे लड़ने के लायक नहीं था। वुल्फ इस लड़ाई के परिणाम को स्वीकार करता है और मुड़कर चला जाता है, यह कहते हुए कि अगली बार वो मुझे वास्तव में लड़ने के लिए मजबूर करेगा। ये भाई बहन का दृश्य मेरे बड़े भाई ब्राज ने पूरी तरह से देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त होंगे बेल भी। मैंने दोनों को अजीब तरह से देखते हुए देखा, बस उन्हें दूर करना चाहता था। ब्राज यहाँ मेरे साथ मनुष्य को पुनर्जीवित करने के वादे के कारण आया था। फुयुमी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मैं गलती करूं और समय पर ना आऊं ताकि वो मुझे काले रंग की सूची में डाल सके। कौन जानता था, जब वो मेरी बुराई कर रहा था तो मुख्य पात्र आ गया और सब कुछ सुन लिया। मैंने तुरंत फुयुमी की जादुई बोतल ली और एक घूंट में पी ली। मैं ब्राज को फुयुमी को पुनर्जीवित करने के बारे में बात करने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन मेरा भाई केवल छेड़खानी करने, उसके बालों को सहलाने और उसके चेहरे को छूने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उस दृश्य ने मुझे खून का प्यासा बना दिया और मैंने तुरंत ब्राज को चेतावनी दी कि वो मेरी लड़की को हाथ न लगाए। ब्राज ने मुझे चुनौती दी, मुझसे पूछा कि मैं उसके बिना फुयुमी को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा तरीका उसके पूरी तरह से पुनर्जीवित होने तक उसका रक्त बैंक बनना था। जब फुयुमी ने मेरा खून पिया तो वो एक चींटी की तरह उत्साह में बेहोश हो गई। ये तरीका प्रभावी था, लेकिन ये केवल एक अस्थायी समाधान था। ब्राज हमें फुयुमी के शरीर को रखने की जगह पर ले गया जहां हम पहली बार उससे मिले थे और कहा कि मैंने उस व्यक्ति को खो दिया था। वो जगह और कोई नहीं बल्कि वो जगह थी जहां मेरे भाई बहन इकट्ठा होते थे। ब्राज को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा छोटा भाई उस अंधेरे समूह के साथ मेल जोल कर रहा है, जबकि ब्राज का ध्यान कहीं और था। बेल ने मुझे अपने भाई द्वारा पैदा किए गए खतरे के बारे में चेतावनी दी। इससे पहले ब्राज ने कुछ ऐसा कहा था जिसने बेल का ध्यान आकर्षित किया था। वो जानता था कि फुयुमी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से उस समय बेल का चेहरा बहुत भावहीन लग रहा था। मैंने उसे ज्यादा चिंता न करने की सलाह दी। मैं अपने भाई को किसी और से बेहतर जानता हूँ। बेल ने मुझसे फुयुमी को 1 घंटी देने के लिए कहा। अगर फुयुमी उसे 3 बार बजाती है तो बेल आ जाएगी। मैं मुड़ा और ब्राज को फुयुमी का पुनर्जीवित कंकाल पुनर्जीवन के लिए दिया। ब्राज ने काम आसान बनाने के लिए उसकी पोशाक उतारने के लिए एक बंदूक निकाली और फुसफुसाया। मुझे अपने कामुक भाई पर बहुत संदेह था। अगर ब्राज हद पार करता है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करूंगा। ब्राज फुयुमी का जादुई नमूना लेना चाहता था और उसकी आत्मा को पूरी तरह से एक नए बनाए गए शरीर में स्थानांतरित करके उसे पूरी तरह से पुनर्जीवित करना चाहता था, लेकिन उन्हें अभी भी आत्मा की जांच करने की आवश्यकता है। जब फुयुमी आधी नींद में थी तो मैंने ब्राज द्वारा नमूना लेने के कारण शर्मिंदा हुए बिना उसका कपड़ा ऊपर उठाया। लिज अपने 2 कामुक भाइयों के सामने चुप रही। नमूना लेने के बाद ब्राज और अध्ययन करने के लिए घर चला गया।
मैं फुयूमी का रक्त बैंक तब तक बनता रहूंगा जब तक कि वो पुनर्जीवित नहीं हो जाती। कौन जानता था कि ब्राज ने मुझे पूरी तरह से दानव बनने के बाद मेरी शक्ति पर कब्जा करने की साजिश रची थी। लिज को मेरे साथ रहने की अनुमति दी गई थी। जब वे दोनों लौटे, फ्यूमी किसी को पता नहीं था एक रेस्तरां में कर्मचारी बन गई थी। उसने सभी के लिए दुनिया के लोगों का खाना पकाया था। चूंकि उसके पास कोई मुंह नहीं था, फ्यूमी हर दिन खाती थी। उसने लिज और मेरे लिए 2 हिस्से और फ्राइड चावल बनाए थे। लिज खाते हुए खांस रही थी। पता चला कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वैसी ही थी। उनके माता पिता की मृत्यु तब हो गई जब वे छोटे थे। मैं वास्तव में एक सीधा व्यक्ति हूँ। खाने के बाद मुझे नहीं पता था कि पत्नी को कैसे खुश करना है या कुछ भी। फुयूमी ने सोचा कि मेरा खाना खराब था और वो बहुत दुखी हुई, लेकिन सौभाग्य से लिज ने उसे कुछ विनम्र शब्द कहकर उसकी प्रशंसा करना जानता था। कमरा अजीब तरह से शांत हो गया था। इससे पहले ब्राज ने लिज को नरक वापस जाने के लिए एक वापसी टिकट दिया था। ब्राज लिज को तब तक नरक वापस नहीं जाने देगा जब तक कि वो बड़ी ना हो जाए। वो एक बार फिर प्रयोगशाला में सारा समय बिताना चाहता था। ब्राज को लिज की जरूरत थी ताकि वो मेरी निगरानी कर सके और मुझे हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दे सके। याद रखें, बच्ची रोती रही लेकिन फुसफुसाया कि वो वापस नहीं आएगी। लिज ने महसूस किया कि वो एक अच्छी बहन नहीं है और वो वहां नहीं रह सकती। मैंने अपनी बहन को कीमती शौक की दुनिया से परिचित कराने का फैसला किया और मैं सफल रहा। लिज आधिकारिक तौर पर मुझसे ज्यादा एनीमे की दीवानी हो गई। हमारे व्यभिचारी बड़े भाई का शानदार जीवन उतना बुरा नहीं निकला। उसके बाद फ्यूमी ने लिज को साथ स्नान करने के लिए ले लिया। ये पहली बार था जब लिज को इतनी देखभाल मिली थी। हर कोई हमेशा लिज और उसके भाई से डरता था। फ्यूमी ने इस मासूम बच्ची को कुछ शब्दों से शांत किया। उनके स्नान करने के बाद मैं और मेरे दोस्त अभी भी गेम खेलने में व्यस्त थे। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा ये है कि जल्दी सो जाएं और देवताओं के आने का इंतजार करें। वो दिन लिज के लिए सबसे खुशी का दिन था। बच्ची हमेशा अकेली रहती थी। उस रात जब लिज उठी तो बच्ची को फूमी नहीं मिली, केवल एक नोट मिला जिसमें हर किसी से बच्ची को परेशान न करने का अनुरोध किया गया था। उन्हें नहीं पता था कि एक सुनहरे बालों वाला युवक बच्ची को ले गया था। एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लिज निश्चित थी कि फुयूमी नहीं गई होगी। बच्ची ने पहले कहा था कि वो लिज के बगल में रहना चाहती है। मुझे भी बुरा संकेत मिला कि लिज का गायब होना अर्थहीन था। उसका भाई गुस्से में अपने हाथ में गिलास कुचल गया। मुझे बहुत अपराध बोध महसूस हुआ। मेरी वजह से फुयूमी का अपहरण हो गया। जब वो जाने वाली थी तो मैं उसके बगल में नहीं था। हर कोई मुझे शांत कर रहा था। उन्हें अब शहर के हर कोने को फुयूमी को हर कीमत पर खोजने के लिए छानना होगा। यदि वे विफल होते हैं तो मैं इस दुनिया को उड़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। मेरे भाई तुरंत फुयूमी को खोजने के लिए अलग हो गए। लिज ने अचानक मुझसे कहा कि शायद ब्राज जानता है कि फुयूमी कहाँ है, क्योंकि जब ब्राज ने उस उपकरण से फुयूमी की जादू शक्ति ली तो उसने उसके शरीर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया। लिज ने कुछ नहीं कहा क्योंकि ब्राज ने बच्ची को पकड़ रखा था, और मैंने लिज से कहा कि वो परी दुनिया में वापस जाए और फोन पर मुझसे संपर्क करे, या कहते हुए कि अगर उस ब्राज का नाम कुछ भी करने की हिम्मत करता है तो मैं उससे निपटूंगा। मैंने लिज से वादा किया कि अगर वो मुझे फुयूमी खोजने में मदद करती है तो मैं उसे सारा एनीमे मंगा और गेम दूंगा, जबकि वास्तव में फुयूमी को केवल एक गुड़िया चाहिए थी। लिज ने ब्राज द्वारा दिए गए टिकट को फाड़ दिया और तुरंत एक पंखों वाला राक्षस आया और बच्ची को ले गया। तभी मेरे भाइयों ने मुझे खबर दी कि अगली सुबह कोई उनके घर के चारों ओर एक अजीब आदमी को टहलता हुआ देखा गया था। उन्होंने उस आदमी का चेहरा पहचाना और मुझे भेजा, और वो आदमी नरक के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ रहा था। लिज पक्षी की तरह परी दुनिया की ओर उड़ी, लेकिन जब वो गेट पर पहुंची तो एक गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। तभी परी दुनिया का बारोज उसे अंदर ले जाने के लिए आया, और चूंकि उसके उच्च अधिकारी ने ऐसा कहा था इसलिए गार्ड ने आगे विरोध करने की हिम्मत नहीं की। लिज को ये उम्मीद नहीं थी कि बारोज उसका स्वागत करने आएगा। बारोज वर्तमान में परी दुनिया में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से काम कर रहा है। वो ब्राज से मिलना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा उससे बचता रहा, और अब उसके पास उससे मिलने का एक उचित कारण था, और अपनी विशेष शक्ति से उसकी उन दोनों आंखों को बंद करने का। एक्रोपोलिस के राजा जिन से लिज एक बार मिलना चाहती थी। हालांकि लिज ये नहीं समझ सकी कि वो शैतान ब्राज से क्यों मिलना चाहता था, लेकिन उसी शैतान ने उसके माता पिता को मार डाला था। जल्द ही वे ब्राज के महल में पहुंच गए। बारोज ने लगातार दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन वो दुष्ट बाहर आने को तैयार नहीं था, जिससे वो परेशान हो गई। वो लगातार बजाती रही और उसे दूर जाने के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि उसे अपने प्यारे छोटी बहन पर हमला करने के लिए भी मजबूर किया। ब्राज ने कैमरे से बात की। लिज उसे दरवाजा खोलने के लिए मना करने वाली थी, लेकिन बारोज ने बच्ची का मुंह बंद कर दिया, और ऐसा देखकर ब्राज ने दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर आने दिया। जिस पल बारोज ने ब्राज को देखा, उसने एक पिल्ले का हार निकाला और उसके गले में बांध दिया, या घोषणा करते हुए कि जब तक वो हार पहनेगा उसे किसी भी जादू का उपयोग करने से मना किया जाएगा, और अगर उसने कोशिश की तो वो मर जाएगा। हालांकि यह विकृत शैतान योजना का पालन नहीं किया, और यहाँ तक कि कहा कि वो उसका पालतू जानवर बनने के लिए तैयार है। इस बात से बारोज इतना चौंक गई कि वो अविश्वसनीयता के कारण लगभग गिर गई। ब्राज ने बाद में बारोज को अधिक सुविधाजनक बातचीत के लिए एक निजी स्थान पर बुलाया। वो लिज पर नाराज नहीं था, क्योंकि उसने वादा नहीं निभाया था और बच्ची को घर की रखवाली का काम सौंपा था।
ब्रास के जाने के बाद लिज ने तुरंत मुझे फोन किया रोते हुए, क्योंकि उसकी वापसी ने मुझे पकड़वा दिया था। लिज ने बाद में निगरानी पुल पर जाकर जांच की कि फुयूमी कहाँ जा रही है, लेकिन व्यर्थ। फुयूमी एक बहुत ही अंधेरी जगह पर थी जिसे वो पहचान नहीं सकती थी। तभी एक अजीब आदमी मुझे परेशान करने आया। मैंने उसे तस्वीर दिखाई, उस सुनहरे बालों वाले आदमी के बारे में पूछा जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो आदमी सोचता था कि मैं चालाक हूं और घमंडी हूं, लेकिन मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और तुरंत उसे आज्ञाकारी बना दिया। भले ही वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो निश्चित था कि उसका मालिक सब कुछ जानता है। मुझे चिंता नहीं थी कि वो आगे कुछ करेगा। मैं आसानी से उसे दूसरी दुनिया में उड़ा सकता था। वो दुष्ट फिर मुझे एक बहुत ही खराब दिखने वाले घर में ले गया। इसका मालिक एक बर्फीला आदमी था, इसलिए घर साल भर बर्फ से ढका रहता था और मालिक भी ठंड से कांप रहा था। उस दुष्ट का नाम साबो था। मैंने बर्फीले आदमी को सुनहरे बालों वाले आदमी की तस्वीर दिखाई और बर्फीले आदमी ने उसे पहचान लिया और यहाँ तक कि ये भी जानता था कि वो कहाँ रहता है। हालांकि उसे नहीं लगता था कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, क्योंकि ये जादूगरों के 7 अजूबों में से एक ऊंचे हवाई बिंदु में गहराई तक स्थित था। कोई भी कभी वहाँ नहीं गया था। उसने मुझे सलाह दी कि नेल के बहुत दूर जाने से पहले प्रार्थना करूं। उस समय नेल एक रेमन नूडल की दुकान पर खा रही थी कि उसे याद आया कि फुयूमी को भी भूख लगी होगी। नेल ने रेमन नूडल्स का एक और कटोरा मंगवाया और जादू से इसे फुयूमी के लिए अंतरिक्ष के आयाम में भेज दिया। दुकान के मालिक ने नूडल्स का कटोरा गायब होते देखा, गुस्से में आ गया, मुआवजे की मांग की और धमकी दी कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो वो पुलिस को बुलाएगा। नेल ने सोचा था कि आदमी जादू से प्रभावित होगा, बजाय इसके। कोई और रास्ता न देखकर नेल ने फुयूमी को वापस लाने और दुकानदार को वापस करने के लिए आयाम में अपना हाथ बढ़ाया। फुयूमी ने रेमन का कटोरा वापस करने से इनकार कर दिया और दोनों लगातार खींचते रहे। नेल ने इतनी जोर से खींचा कि उसने फुयूमी को बाहर खींच लिया। इस अवसर का फायदा उठाते हुए फुयूमी ने बेल द्वारा दिए गए घंटी को बजाया और क्योंकि वो बाहर थी, लिज और बेल दोनों ने एक ही समय में फुयूमी के निशान का पता लगाया। नेल को अचानक बुरा संकेत मिला और तुरंत भाग गई और जैसा कि अनुमान लगाया गया था, दुष्ट महिला प्रकट हुई और उसे सीधे दोनों पैरों के बीच एक झटका दिया। बेल फुयूमी को पकड़ने के लिए अपने भाई से पूछताछ करने आया, क्योंकि फुयूमी उसकी परिचित थी और वो उसे छूने नहीं दे सकती थी। निश्चित रूप से कुछ हुआ होगा, तभी वो सामने आया। जब उसने उसे कई बार संदेश भेजा तो उसने जवाब भी नहीं दिया। जब से बहन घर छोड़कर गई है, उसे माँ के गुस्से और उसे नौकर की तरह इस्तेमाल करने का सामना करना पड़ा है। बेल खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी माँ फुयूमी पर क्यों नाराज थी। तभी मैं दोनों भाइयों को सुलझाने के लिए दौड़ा। नेल ने निराश होकर आह भरिया नहीं जानती थी कि इस महिला द्वारा उस लड़की को छीन लिए जाने के बारे में माँ को कैसे समझाऊं। बेल ने अपने भाई की रक्षा करने का फैसला किया और उसे भाग जाने को कहा। बेल के आने से मुझे लगा कि वो मास्टरमाइंड है। नेल तुरंत उस स्थान पर भाग गई जहां फुयूमी थी और वहां रहने की कोशिश की। जैसे ही मैंने नेल के दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश की, वह अचानक हिल गया। पता चला कि नेल अंदर से दुपट्टे को नियंत्रित कर रही थी। बेल ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मैं हवा में उड़ गया और उसके चेहरे पर हमला करने से बच निकला। जब मैं दुपट्टे का पीछा करने के लिए उड़ा तो बेल ने मुझे 2 बार मारा, मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं उठा तो मैं बेल के स्थान में था। बेल ने बाद में समझाया कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने ब्रास की फुयूमी को पुनर्जीवित करने की योजना में बाधा डालने और हस्तक्षेप करने के लिए बेल पर दोष लगाया। ये सुनकर बेल का दिल भारी हो गया। क्या वो मेरे लिए पर्याप्त अच्छी नहीं थी? इस समय मैंने स्वीकार किया कि मैं फुयूमी को एक संग्रहणीय वस्तु मानता हूँ, एक दुर्लभ वस्तु जिसे बदला नहीं जा सकता। ये सुनकर बेल दुष्ट प्रेत तुरंत गुस्से में आ गया। वो इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकती थी और वे दोनों तुरंत एक दूसरे से भिड़ गए। बेल ने घोषणा की कि यदि मैं जीतता हूं तो वो मुझे फुयूमी तक पहुंचाएगी। इस मूर्ख प्रेत को सबक सिखाया जाना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने क्या गलत कहा जिसने इस गर्म स्वभाव वाली महिला को इतना गुस्सा दिलाया। इस बीच नेल फुयूमी को एक सुरक्षित ठिकाने पर ले गई। बेल ने अपनी आयाम शक्ति को तैनात किया, खुद को एक घन में लपेटा और मेरे चारों ओर हमला किया। जब मेरा ध्यान भटक गया तो वो अचानक प्रकट हुई और मुझे कई बार मारा। आसपास के आयाम के टुकड़ों और ये जाने बिना कि बेल कहाँ से प्रकट होगा, मैं पूरी तरह से रक्षाहीन था और मेरे कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। आश्चर्यजनक रूप से बेल फिर से प्रकट हुआ और मेरे साथ सीधे मुकाबला किया। उसने मुझे पिछली बार की तरह हार मानने की सलाह दी। निश्चित रूप से मैं अब पूरी तरह से बदल गया था। यदि बेल अपनी जादू शक्ति को भौतिक वस्तुओं में बदल सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने बेल को कसकर पकड़ने के लिए एक हाथ बनाया, उसे जाने नहीं दिया। यदि वो हार नहीं मानती है तो मैं उसे आधा उड़ा दूंगा। तभी जब मेरा ध्यान भटक गया, बेल ने अपना घन वापस ले लिया और यहाँ तक कि भागने के लिए कपड़े भी उतार दिए। जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसे मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। फुयूमी को नेल हवा में हल्के से ले जा रही थी, हालांकि कोई नहीं जानता था कि वो ऊंचाई से डरती थी और डर से कपड़े उतार दिए थे। बेल के अंडरगारमेंट्स चुराने के बाद मैंने उसे बातचीत करने के लिए मजबूर किया। मुझे संदेह है क्योंकि स्पष्ट रूप से वो घर जाने और दूसरे कपड़े पहनने के लिए आयाम शक्ति का उपयोग कर सकती थी और फिर भी वह वहीं दुबकी हुई थी। मुझे यकीन है कि कपड़ों का वो सेट उसका खजाना है। वास्तव में बेल जिस बात को लेकर चिंतित थी वह उसके पर्स में मौजूद डायरी थी।
अगर उस शख्स ने उसके लिखे हुए प्यार के अभियानों को पढ़ लिया तो वो शायद जमीन में घुस जाना चाहेगी और फिर कभी बाहर नहीं आएगी। मैंने उसके अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया, खासकर तब जब मैंने डायरी को छुआ और वो बेल के सामने तुरंत खुल गई। अब और बर्दाश्त न कर सकने पर बेल चिल्लाया, कहते हुए कि वो सब कुछ कबूल कर लेगी। मैं सहज रूप से उसे ऊपर खींचने लगाया, भूलकर कि मैं अभी भी उसके कपड़े पकड़े हुए था और बेल के सामने सब कुछ उजागर हो गया था। उसके बाद बेचारा मैं बेल के गुस्से का शिकार हुआ जब तक कि वो शांत नहीं हो गई। फिर बेल मुझे जंगल में ले गई ताकि वो नेल और फुयुमी का पीछा कर सके। वास्तव में बेल को थोड़ी उदासी महसूस हुई, क्योंकि मैं हर समय केवल फुयुमी करता रहता था, जबकि वो ठीक वहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसे नज़रअंदाज करूं। मैंने अचानक बेल से माफ़ी मांगी, क्योंकि मैंने महसूस किया कि सभी समस्याओं की जड़ मैं खुद था, और मैंने उससे कहा कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वो मुझ पर गुस्सा हो सकती है। एक पत्थर जैसे सीधे आदमी के लिए उसने वास्तव में एक दिल को छू लेने वाली बात कही। एक भयानक याद ब्राज पर हावी हो गई जब वो महल के सामने खड़ा था। पुराने दिनों में जब वो एक बच्चा था, उसने अपनी आंखों से सफेद भेड़िए को अपने पिता का दिल निकालते हुए देखा था, जो अभी भी धड़क रहा था। बारोस उस पागल जानवर के साथ आया और वो पूरी तरह से थक गई थी। वह उन अजीब चश्मा पहने पुरुषों से बिल्कुल नफरत करती थी। बारोस का मुखिया पुलिस प्रमुख गोयले ब्राज का अभिवादन करने आया। चश्मा पहने आदमी के बारे में ब्राज की छाप अच्छी पड़ी। गोयले ब्राज की मदद करेगा और उसे महल में ले जाएगा और उसे चेतावनी देगा कि वो परेशानी न खड़ा करे। बेशक हाल ही में ब्राज ऐसा नहीं करेगा। वो राजा से बहस नहीं करना चाहता था, और इसके अलावा वह अभी भी उस हार को पहने हुए था जो बारोस ने उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए पहनाई थी। तो डरने की क्या बात है। फुयुमी और नेल आखिरकार घर लौट आए। फुयुमी ने नेल के बटलर से मुलाकात की, जो उसके पिता जैसा दिखता था। ब्राज और बड़े भेड़िए के बीच की मुलाकात तनावपूर्ण महसूस हुई। राजा उस समय गोल्फ खेल रहा था, जो महिलाओं के एक समूह से घिरा हुआ था। बड़े भेड़िए ने सभी को जाने का आदेश दिया, केवल ब्राज को छोड़कर। बैल की मां द्वारा चुने गए सुरुचिपूर्ण कपड़े बैल ने फुयुमी को पहनाए, और ऐसे कपड़ों की वजह से ही बेल घर नहीं लौटना चाहती थी। उस समय बेल मुझे अंतरिक्ष के द्वार से ले गई। मेरे फटे पुराने कपड़ों को देखकर फुयुमी बहुत चिंतित हुई। मैंने अचानक उनसे कहा कि वे अभी इतने दोस्ताना न बने। मैं और बेल पूरी तरह से प्यार में थे। बेल ने तुरंत पलटकर मेरे सिर पर थप्पड़ मारा, जिससे बाकी दोनों अवाक रह गए। बेल ने समझाया कि शायद उनके पिता बेल और मेरे यहाँ होने के बारे में जानते थे। अगर उसकी मां को पता चला कि मैं फुयुमी को ले जाने आया हूं तो सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक योजना की आवश्यकता थी। इस समय तक बेल शायद कुछ बातें समझ गई थी जो ब्राज ने उससे कही थी। योजना पहले से ही तय थी। जो कोई भी विरोध करेगा उसे नेल की तरह बीच पैर में लात मारी जाएगी। बटलर ने दरवाजा खटखटाया और सूचना दी कि मालकिन फुयुमी से मिलना चाहती हैं। मैं साथ जाना चाहता था, लेकिन स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। जब मालकिन ने फुयुमी को देखा तो वो तुरंत उसे एक लंबे समय से खोई हुई बेटी से मिलने वाली मां की तरह गले लगाने के लिए दौड़ी। बाहर इंतजार कर रहे तीनों लोग हैरान थे जब बटलर ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ब्राज मेरा भाई और बेल के परिवार की मां नीन हमेशा से चिट्ठियों का आदान प्रदान करते रहे हैं। ब्राज उस समय राजा के साथ एक गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहा था। हाल ही में हमारा एक गुप्त सेवक पैंटोम गायब हो गया था, और संयोग सेवा आदमी बिल्कुल अकीम जैसा दिखता था। चूंकि ब्राज अब कुछ भी छिपा नहीं रहा था, उसने स्वीकार किया कि उसने पैंटोम को मार डाला था और राजा के बुलाने के लिए जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था। ये राजा के खिलाफ उनके पिता की मृत्यु और उस आदमी के नए राजा बनने के बारे में एक युद्ध की घोषणा थी। हालांकि ब्राज खुद सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं रखता था। इसके बजाय वह कुछ ऐसा शुरू करने का इरादा रखता था जिसे वो बना रहा था, और निश्चित रूप से वह बड़ी भेड़िए से भी ज्यादा भयानक होगा। बड़ा भेड़िया तिरस्कार पूर्वक हंसा और उसे राजा को चुनौती देने में सक्षम किसी भी व्यक्ति को महल तक लाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। उसने घोषणा की कि वो दोनों का सामना करेगा। इस घोषणा के बाद बारोस ने ब्राज को एक कमरे में बंद कर दिया। उसने घायल होने का नाटक किया और अपने हाथ को काट लिया ताकि पिशाच रक्त बारिश की तरह बह निकले। भले ही वो घावों को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन बारोस द्वारा पहनाई गई हार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। कोई चारा न देख कर बारोस को हार उतारनी पड़ी। बेशक वह गिर गई और ब्राज ने उसे जहर दे दिया। जब गोयले आया तो उसने बारोस को खून के कुंड में पड़ा देखा। अपने प्यारे अधीनस्थ के साथ इस तरह की बर्बरता को स्वीकार न कर पाने के कारण गोयले ने तुरंत उसका पीछा करने के लिए राक्षस को बुलाया। हार के कारण ब्राज की जादू की शक्ति कम हो गई थी और उसे पकड़े जाने से पहले छिपने की जगह ढूंढनी पड़ी। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि गोयले आ गया। उसने उसे ठोकर मारी और हार गिर गई, जिससे वो भूत शहर की छत से नीचे गिर गया। ब्राज एक लड़की के घर में गिरा और उससे उसका फोन उधार लिया। इस बीच मेरे समूह की बेल ने फुयुमी की मां से मुलाकात की, जिसने घोषणा की कि फुयुमी उसकी है और उसकी अनुमति के बिना कोई भी बच्ची को नहीं ले जा सकता। अगर उन्हें खून चाहिए तो मैं मां से ले सकता हूँ। नीन ने तब बेल की बचपन की तस्वीर निकाली और डॉपलगैंगर हम शक्ल की समस्या के बारे में बताया। लोग कहते हैं कि अगर आप अपने जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप मर जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।
नीन अक्सर मिठाई खाने के लिए इंसानों और भूतों की दुनिया के बीच यात्रा करती रहती थी, और उस समय वह फुयुमी की मां से मिली थी, जो वास्तव में खुद की डॉपलगैंगर थी। जब वे दोनों मिले तो वे अब दो अलग अलग प्राणी नहीं रहे बल्कि एक हो गए। वो दोनों बच्चों की मां बन गई, चाहे वे इंसान हो या भूत। ब्राज ने लिज को बुलाया ताकि वो शराब बनाने में उसकी मदद कर सके, जबकि वो नागरिकों के कपड़े चुरा रहा था और सर्दियों की रात में शराब पी रहा था। उसे समझ नहीं आया कि क्यों। भले ही उसकी वेशभूषा एकदम सही थी, फिर भी गोयले की राक्षसी पत्नी उसे पहचान गई। ब्राज को कोने में धकेल दिया गया। कुछ लड़ाई के बाद उसने महसूस किया कि वर्तमान स्थिति में उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। गोयले नाराज था क्योंकि इस गली के चूहे ने बारोस के साथ गड़बड़ी करने की हिम्मत की थी। ब्राज ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। गोयले के पैर के वार से उसे मारा गया और वो खून उगलने लगा। गोयले जानना चाहता था कि उसने राजा से क्या कहा और उसका इरादा क्या था। गोयले को यकीन नहीं था कि इतनी कम समय में ब्राज अपनी जादू की शक्ति को समझ सकता था। ब्राज की शक्ति खून को स्थानांतरित करने की है, वह इसे कहीं भी निर्देशित और स्थानांतरित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ तक कि यहाँ भी उसका खून बारोस को मार सकता है। गोयले की शक्ति उसकी चिंता और अनिश्चितता से कमजोर हो गई थी। गुस्सा उसकी शक्ति के लिए आवश्यक ईंधन था। मैंने वर्तमान स्थिति पर विचार किया। हालांकि नीन का खून और फुयुमी का खून एक समान था, लेकिन मुझे लगा कि फुयुमी में कुछ ऐसा था जो सिर्फ उसी में था। मैंने फुयुमी से पूछा कि क्या वह कुमारी है, लेकिन इससे पहले कि मैं बात पूरी कर पाता बेल ने मुझे एक अलग आयाम में फेंक दिया। बेल ने फुयुमी से पूछा कि वो इस बारे में कैसा महसूस करती है। अचानकता ने उसे प्रतिक्रिया देने से रोक दिया। शायद यही कारण था कि वो भूत दुनिया में आई थी। बेल को लगा कि एक बार फुयुमी के पुनर्जीवित होने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद वो यहाँ की हर चीज भूल जाएगी, लेकिन इस तरह जीवन सामान्य हो जाएगा। उस समय मैं 3 सिर वाले अजगर के साथ लड़ रहा था, जिसने खुद को इस भूमि का निर्माता बताया, जो और कोई नहीं बल्कि बेल का पिता था। पलक झपकते ही वह बूढ़ा आदमी एक सूट पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया। मेरा अधीनस्थ उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बजाय उन्हें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। दुष्ट आत्माओं का एक बैंड अचानक उन पर हावी हो गया, जिसका नेतृत्व सबो का बेटा कर रहा था, जो सिंहासन की मांग कर रहा था। जब बूढ़ा आदमी मुझसे मिला तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और केवल रूप देखकर ही मैं जान गया कि वो बेल का पिता है। नीन के एक मानव शरीर के साथ विलय होने पर नेल का जन्म हुआ था, लेकिन दोनों बच्चे उसके लिए कीमती खजाने थे। फुयुमी के लिए नीन से चर्चा करने के बाद उन्होंने लड़की को पालने के लिए सहमति व्यक्त की। जो कोई भी विरोध करेगा उसे उसकी लाश पर से गुजरना होगा। बात करते हुए बूढ़े आदमी ने उस द्वीप के चारों ओर एक बाधा बना दी जिस पर वे खड़े थे। ये पहली बार था जब बेल किसी लड़के को घर लाई थी। सामान्य तौर पर बूढ़ा आदमी उसका खुले दिल से स्वागत करता, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं भी फुयुमी का पीछा कर रहा हूं तो सब कुछ बदल गया। फुयुमी बटलर को देखती रही और अपने पिता के बारे में सोचा। शायद नीन इस बूढ़े आदमी को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि दोनों को मिलने से रोका जा सके। फुयुमी ने बटलर और माँ के बीच के रिश्ते के बारे में उत्सुकता से पूछा। इस सवाल ने बेल को बगल में बैठे हुए अपना पैर थूकने पर मजबूर कर दिया। बटलर ने जवाब दिया कि उनका रिश्ता केवल मालिक और सेवक का था, लेकिन बेल के पिता की राय अलग थी। फुयुमी के पिता यानागी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनसे वो डरते थे। 14 साल पहले उन्होंने नीन के साथ कौन रहेगा इस पर बातचीत की थी। नीन को दोनों पुरुषों से भावनाएं थीं। वास्तव में वो एक सच्चा ट्रैप गर्ल थी जिसने दोनों पुरुषों को एक ही समय में फंसाया था। वे दिन ब दिन बहस करते रहे, लेकिन कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। हाइड्रा अपनी पत्नी के बिना भूत दुनिया में लौटने से इनकार कर दिया। उस समय बेल ने भूत दुनिया से जोड़ने वाला एक अंतरिक्ष द्वार खोलकर अपनी जादुई क्षमता का खुलासा किया। इतनी कम उम्र में ऐसा करना किसी देवता के काम से कम नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो बेल फुयुमी को पहले ही भूत दुनिया में ले जा चुकी होगी। ये दिखाता है कि दो बच्चों को एक ही समय में एक ही कठिन वातावरण में पालना कितना मुश्किल है। यानागी ने फुयुमी को इंसानों की दुनिया में पालने के लिए स्वीकार किया। एक सामान्य वातावरण में उसे कुछ भी खास जानने की जरूरत नहीं थी। यानागी बस इतना चाहता था कि लड़की एक सामान्य जीवन में बड़ी हो। उसने अपने दम पर फुयुमी को पालने का फैसला किया। अब भी हाइड्रा उन शब्दों से परेशान है। हाइड्रा ने नरक में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थीं। ये वो जगह है जहां हर कोई केवल अपने बारे में बात करता है। यानागी ने अपनी खुशी के बजाय अपनी बेटी का भविष्य चुना। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यानागी अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था। उसने कहा था कि अगर हाइड्रानिन को खुश नहीं करता है तो यानागी उसे माफ नहीं करेगा। हाइड्रा ने कभी किसी से डर नहीं खाया था, लेकिन उस शंकास्पद धमकी ने उसे झकझोर दिया। यह सीधे हाइड्रा के दिल पर लगा। मैं इतना गुस्से में था और मैंने दरवाजे को इतनी जोर से मारा कि कब्जा बाहर निकल गया। किसी तरह गोल और ब्राज सुलह कर चुके थे और एक साथ बैठे कुर्सी पर बात कर रहे थे। गोल ने बारोस की स्थिति की जांच करने के लिए अपने अधीनस्थों को भेजा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो उठकर जाने की तैयारी करे इससे पहले कि वो सुरक्षित हो। ब्राज चिंतित था कि उसे शहर में इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई सजा मिलेगी, लेकिन राजा ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया था। गोल वास्तव में जानना चाहता था कि राजा ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। ब्राज ने उस समय स्वीकार किया कि उसने पहले राजा के साथ अपने संबंधों के बारे में झूठ बोला था।
उसे अब भी अपने पिता की मौत का भयानक दृश्य याद है जो उसकी आंखों के सामने हुआ था। अगर ऐसी कोई चीज थी जिसे ब्रास बदलना चाहता था तो वो यही थी। इस समय वह अपनी पत्नी द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा था। हाइड्रा वास्तव में फुयुमी को पुनर्जीवित करने और उसे सामान्य जीवन में वापस लाने का तरीका खोजना चाहता था, जैसे मैं चाहता था। हालांकि उसने मेरे भाई से सुना था कि मैं फुयुमी को पुनर्जीवित करना चाहता था ताकि उसका खून पी सकूं। एक पिता के रूप में वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। मुझे मारना बच्चों जैसा खेल होगा, लेकिन दुर्भाग्य से एकमात्र भूत जो फुयुमी को वापस ला सकता है वह मैं ही हूँ। अगर वो मुझे अभी मारता है तो भी कुछ नहीं होगा, और अगर वो मुझे जीवित रहने देता है तो भी कोई हल नहीं है। हाइड्रा जानना चाहता था कि फुयुमी के लिए मेरी भावनाएं वास्तव में क्या है। मैं खुद भी अपनी भावनाओं को नहीं जानता था। सच कहूं तो शुरुआत में मैं उसका खून पीना चाहता था, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। हाइड्रा ने अचानक कैमरा तोड़ दिया ताकि नीन अब और न देख सके। इसके बाद यह दो पुरुषों के बीच एक बातचीत होगी। फिर हाइड्रा मुझे अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। अविश्वसनीय है कि इस पौराणिक व्यक्ति का कमरा इतना छोटा था। उस पर उसकी पत्नी की तस्वीरें चिपकी हुई थीं। हाइड्रा मेरे सामने गेम भी खेल रहा था। दो अजीब लड़के मिले और उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। हाइड्रा मुझे और फुयुमी को साथ जाने देने के लिए तैयार था, बशर्ते मैं इस शापित जड़ी बूटी की गोली खाऊं। मैंने वो चीज खाई और कसम खाई कि अगर मैंने अपनी बात तोड़ी तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। हाइड्रा ने मुझसे दो स्थितियों में फुयुमी का पालन करने के लिए कहा। पहली, जब मैं फुयुमी के साथ यहाँ से बाहर जाऊं तो मुझे उसकी अनुमति लेनी होगी और तभी जाना होगा जब वो सहमत हो। दूसरी, अगर मैं फुयुमी का खून पीना चाहता हूं तो मुझे पहले उसकी अनुमति और सहमति लेनी होगी। इन दोनों शर्तों पर मैं हिचकिचाया। सहमति देने की हिम्मत न होने पर केवल इंतजार करते हुए हाइड्रा ने मेरे मुंह में जड़ी बूटी की गोली डाल दी। मैंने दूसरी दुनिया की रोशनी देखी। देवता ने मुझे शपथ लेने के लिए मजबूर किया। अगर नहीं तो मुझे नीचे धकेल दिया जाएगा और पीछे से हमला किया जाएगा। मैं धीरे धीरे नींद में डूब गया। वास्तव में यह शपथ लेने का नाटक सिर्फ बूढ़े आदमी द्वारा रचा गया एक नाटक था। वो जड़ी बूटी की गोली वास्तव में सिर्फ एक नींद की गोली थी। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गया, इसलिए फुयुमी मेरे ठिकाने के बारे में थोड़ी उत्सुक थी। बेल ने दो लोगों को अकेला देखकर फुयुमी से पूछा कि उसके मन में मेरे लिए क्या भावनाएं हैं। फुयुमी भी अपनी भावनाओं को नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि वो मेरी बहुत परवाह करती है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं हमेशा उसकी हर चीज में मदद करता हूँ। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को और फुयुमी को गेट के पास पाया। हाइड्रा नींद से मिलने और पूरी स्थिति समझाने जा चुका था। साबो इस समय अनुपस्थित रहने पर मेरे अड्डे पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था। स्नोमैन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुनी। ब्रास को गोल ने बहुत ज्यादा उकसाने के बाद बर्फ में जमा दिया। तभी लिज सफलतापूर्वक अपने भाई को गोल के सामने बचाने के लिए पहुंची। फुयुमी उस समय कपड़े बदल रही थी और अचानक उसे वहां स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए वह मेरे सामने बस लंगोट में इधर उधर भाग रही थी। मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसे दे दी। हाइड्रा उस समय नीन को अपने द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी को समझाने की कोशिश कर रहा था। फुयुमी को लगा कि मैं अजीब हूं, जैसे मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे छोटे भाई लड़ाई में पिशाच झुंड का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। समूह द्वारा सहायता प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने अंततः जीत हासिल की। वुल्फ अभी भी लड़ता हुआ घूम रहा था। उसी समय उसे नरक के उच्च देवता से एक पत्र मिला। मैंने फुयुमी से उन चीजों के बारे में बात की जो मैंने अनुभव की थी। अगर वो वास्तव में जीवन में लौटना चाहती है तो मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति को उसका नायक बनना होगा। फुयुमी वास्तव में वापस आना चाहती थी, लेकिन वो किसी को भूलना भी नहीं चाहती थी। उसे अपने पिता की याद आती थी और उसकी चिंता करती थी, इसलिए उसे ऐसी उत्तेजित भावनाएं नहीं रखनी चाहिए थीं। अगर वो सहमत होती तो मैं उसे यहाँ से बाहर ले जाता। फुयुमी इतनी हैरान थी कि उसे सहमत कहने में कुछ देर लग गई। हाइड्रा दूर से देख रहा था और अपना वादा पूरा करने पर बहुत खुश था। जल्द ही मैंने महसूस किया कि मेरी चोट ठीक नहीं हुई थी। इस बीच फ्यूमी खतरे में लग रही थी, क्योंकि दक्षिण नरकजो अंतरिक्ष राजमार्ग से जुड़ा एक स्थान है, उनके मार्ग में एक नया रास्ता खोल रहा था। हालांकि पूर्वी नरक क्षेत्र में लौटने के लिए परिवहन सेवा का उपयोग करने के बजाय मैंने अचानक हमला करने का फैसला किया, क्योंकि एक नायक के लिए चुपचाप इंतजार करना कोई विकल्प नहीं था। उनका अंतिम लक्ष्य नरक का एक्रोपोलिस था, जहां मेरे भाई को सजा दी गई थी, और फिर लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए थे, उस समय को चिन्हित करते हुए जब राक्षस दल बिना किसी डर के वास्तव में ड्रैगन हंटर्स के एक समूह का इंतजार कर रहा था, जो सुबह का इंतजार कर रहा था। उसी समय निन से एक संदेश आया, जिसमें खुलासा हुआ कि मैं और लड़की भाग निकले थे। इसने डरावना नहीं होने वाले राक्षस दल में संदेह पैदा कर दिया। एक ड्रैगन हंटर्स समूह जिसने कभी किसी ड्रैगन का शिकार नहीं किया था, जिससे वे खुद से पूछने लगे कि क्या उनका नेता एक झूठा था। हालांकि एक अन्य सदस्य ने अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, कहते हुए कि कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि ये दावा करते हुए भी कि वे निश्चित रूप से एक ड्रैगन को हरा सकते थे।
इस दृश्य ने उनमें महत्वाकांक्षा जगा दी, क्योंकि अगर वे सफल होते तो वे नरक के एक्रोपोलिस में प्रमुख राक्षस बन जाते, भले ही उनकी ताकत के बारे में अफवाहें सच थीं या नहीं। इसलिए उन्होंने इस अवसर को पकड़ने का फैसला किया। भले ही इस बार लक्ष्य एक वास्तविक ड्रैगन था, जिसका अर्थ था कि उनके पास जीतने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके नेता ने निराशा को प्रेरणा में बदल दिया, या पुष्टि करते हुए कि यह प्रसिद्ध होने का मौका था। और फिर समूह एक साथ उठा ताकि यह साबित हो सके कि उनका ड्रैगन हंटर्स का खिताब सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं। इस बीच समूह का एक अन्य सदस्य सैम अपनी महंगी घड़ी का प्रदर्शन कर रहा था, इस बात पर जोर दे रहा था कि अच्छी चीजें हमेशा महंगी होती हैं। उदाहरण के लिए एक वस्तु जो वो पकड़ रहा था। लेकिन फिर एक अन्य सदस्य उदास महसूस करता है और एक झपकी लेने का फैसला करता है, जिससे नेता बहुत निराश होता है और फैसला करता है कि वो इस बार अकेले ही सब कुछ हल करेगा। उस समय उसके दिमाग में समूह के सदस्यों की लापरवाही के बारे में विचार आए, उन टिकटों के बारे में जिनके लिए उसने रात भर जाग कर काम किया ताकि हर कोई खुश हो सके। और तथ्य यह है कि वे केवल तभी ध्यान देते हैं जब वो अपनी शक्तियों को सक्रिय करता है, कुछ ऐसा जो वो नहीं करना चाहता था लेकिन उसे करना पड़ा, क्योंकि इस बार लक्ष्य एक ड्रैगन था जिसके लिए अधिकतम। हालांकि अब पता चला कि यह सब एक नाटक था जिसे उसके नेता ने इसलिए मंचित किया था ताकि वो अकेले घूमने जा सके, क्योंकि अन्य सदस्यों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता तो वे ऐसा नहीं करते। फिर भी वे उसे अपना नेता मानते हैं। इस बीच कहीं और मैं और फुयुमी अन्य राक्षस जनजातियों के क्षेत्र में रहते हुए गोपनीयता बनाए रखने पर बहस कर रहे थे। हालांकि मुझे लगता है कि हमें घुलने मिलने के लिए जंगली व्यवहार करना होगा। फुयुमी को एक खिलौना बंदूक भी देनी होगी जिसमें कोई गोली न हो, और उसे एक रस्सी बांधनी होगी ताकि मैं हर समय उसका स्थान जान सकूं। इसने फुयुमी को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे बेचा जा रहा है, लेकिन मैंने उसे सांत्वना दी कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस बीच नो फियर समूह ने अपने लक्ष्य का पता लगा लिया था। मैं और फुयुमी एक साथ डिब्बा बंद बीन्स खा रहे थे, एक ऐसा भोजन जो नो फियर समूह के नेता को नापसंद था, जिससे वो मेरे प्रति और अधिक क्रोधित हो गया। फुयुमी के लिए हालांकि उसे बीन्स पसंद नहीं थे, लेकिन कहने में बहुत शर्मीली थी। इसके बजाय उसने एक और अनुरोध किया, जो था मेरे खून का एक घूंट पीना। हालांकि मैंने मना कर दिया, समझाते हुए कि उसके पास पिछली बार से अभी भी थोड़ा खून बचा है और उसे अपनी बीन्स का डिब्बा खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। इसने दोनों के बीच एक अजीब माहौल बना दिया। और फिर एक अजीब बिल्ली दिखाई दी। इसने नो फियर समूह के नेता से बात किया, खुलासा किया कि उसके पास एक बहुत अच्छी चीज थी, एक बिल्ली का बच्चा, एक नशीला पदार्थ, जिससे नेता को एहसास हुआ कि फुयुमी को इस तरह से मेरे नियंत्रण में रखा जा रहा है, और उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो अपनी शक्तियों को सक्रिय करने वाला था, उसे अचानक एक अजीब सनसनी महसूस हुई। इस बीच मैं फुयुमी को उसकी स्थिति समझा रहा था कि मेरे से हर बार शक्ति प्राप्त करने के बाद उसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जिससे हर बार उसे रिचार्ज करने के बीच का समय छोटा हो रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे खून को तब तक पिए जब तक कि ये एक आपात स्थिति न हो। इस समय फुयुमी ने महसूस किया कि उसका शरीर गायब होने लगा है और वो घबराना शुरू कर दी। मैंने उसे डांटा क्योंकि उसने पहले नहीं बताया था। उससे आग्रह किया कि वो अपनी निराशा को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाए, कि उसे मुझे पुनर्जीवित करने की अपनी इच्छा दिखानी होगी। और फिर मैंने अपनी उंगली आगे बढ़ाई जिससे वो खून पी सकी। हालांकि उसने बहुत ज्यादा पी लिया, जिससे मुझे उसकी हालत के लिए उसे रोकना पड़ा, या महसूस करते हुए कि वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी और मुझे कुछ करना होगा। इस बीच बिल्ली के बच्चे के साथ एक रात बिताने और अपने लक्ष्य को खोने के बाद नो फियर समूह का नेता अपने समूह के पास वापस आ गया और अकेले ही लक्ष्य पर लगभग जीत हासिल करने के हमले की कहानी गढ़ दी। हालांकि अन्य सदस्यों ने उसकी झूठ भरी बातों को उजागर कर दिया, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद मैं और फुयुमी अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, और फुयुमी अभी भी पिछली रात हुई बातों के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, कहते हुए कि यह उसके पुनरुत्थान की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा था। और फिर उन्होंने एक प्यारे बिल्ली के बच्चे को देखा। फुयुमी तुरंत उसे सहलाना चाहती थी। भले ही मैंने उसे जादू की दुनिया में बिल्लियों के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर वो बिल्ली डरावनी सेना के नेता में बदल गई है, खुलासा करते हुए कि वो वास्तव में बिल्ली नहीं थी, भले ही उसका व्यवहार पूरी तरह से बिल्ली जैसा था। इसके बाद मुझे घुटन महसूस हुई और मैंने उस पर हमला कर दिया। हालांकि डरावनी सेना के नेता ने आसानी से मेरे हमले से बच निकला, खुलासा करते हुए कि ये एक तरफा शिकार था, एक भूत शिकार जिसका अंत निश्चित था। और फिर पूरी डरावनी सेना मुझे और फुयुमी को घेरने के लिए प्रकट हुई। मैंने सेना की सुस्ती देखी और अकेले ही सब कुछ हल करने का फैसला किया। जबकि डरावनी सेना व्यस्त थी, इसने मुझे और फुयुमी को भागने का मौका दिया। हालांकि डरावनी सेना के नेता ने मेरी चाल को पहले ही भांप लिया था, यह खुलासा करते हुए कि उसकी क्षमता विचारों को पढ़ना है, जिससे वो प्रतिद्वंद्वी की हर हरकत को पढ़ सकता है, बशर्ते उसके पास पीड़ित का कोई हिस्सा हो। और सेना का एक अन्य सदस्य रॉय, जिसके पास चैट फंक्शन था, उसे अपनी पढ़ी हुई जानकारी को पूरी सेना के साथ साझा करने की अनुमति देता था। और फिर उन्होंने खुलासा किया कि उनमें से किसी एक में मुझे मारने की क्षमता थी। और फिर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। मैंने आसानी से उनके सभी हमलों से बच निकला और उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
हालांकि वे बिल्कुल भी नहीं रुके और फिर वे फुमी के साथ अचानक गायब हो गए, जिससे मैं घबरा गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरी चोट बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। इस बीच फ्यूमी एक अलग आयाम में फंस गई थी और डरावनी सेना के नेता ने उससे कहा कि वो उन्हें मुझे खत्म करने के बाद रिहा कर देगा। फ्यूमी ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ रहा। उसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच सकी जो हताशा में उसे ढूंढ रहा था। इस बीच मैं बहुत अधिक खून बह जाने के कारण कमजोर होता जा रहा था और मरने का खतरा था। और फिर डरावनी सेना मुझे खत्म करने के लिए प्रकट हुई। उन्होंने सोचा कि भूत और यति कुछ भी खास नहीं है। हालांकि ताश होकर मैंने फुमी को याद किया और उठने की ताकत पाई, जिससे डरावनी सेना हैरान रह गई। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अपनी ताकत हासिल करने के लिए मैं दुश्मन की जादुई ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने उन्हें आसानी से हरा दिया और पूछा कि उन्होंने फुमी को कहाँ छिपाया है, और कई बार टालने के बाद आखिरकार उन्होंने उसका स्थान बता दिया। मैंने सफलतापूर्वक फुमी को बचा लिया और फुमी ने महसूस किया कि मैंने उसे जो माउथ गार्ड दिया था वो वास्तव में असली था। और फिर मैंने जादूगरों के एक्रोपोलिस तक पहुंचने के लिए डरावनी सेना के हवाई जहाज पर कब्जा करने का फैसला किया। मैंने समझाया कि वहां घुसना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस हवाई जहाज से वे अवैध रूप से प्रवेश कर सकते थे। इस बीच उड़ान के दौरान उन्हें एक रडार प्रणाली द्वारा खोजा गया था और एक कुबड़ वाला आदमी 2 पंजे के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। और फिर मैं और फुमी हवाई जहाज से कूद गए। मैंने फुमी को आश्वस्त किया कि मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। इस बीच डरावनी सेना ने मुझे और फुमी को भागने देने के बाद महसूस किया कि उनकी योजना विफल हो गई है, कि जिस कुबड़ वाले आदमी पर उन्होंने भरोसा किया था वो वास्तव में एक मूर्ख था। इस बीच में और फुमी सफलतापूर्वक जादूगरों के एक्रोपोलिस पर उतरे, जो उनकी यात्रा में एक नया अध्याय चिन्हित करता था।